अस्सलामुअलैकुम। दाऊद मंडोला, मोनारो और टालबूट तीनों एक सोफे पर बैठ गए। मंडोला ने कहा, तुम दोनों 6 घंटे तक सोते रहे, क्या ज़्यादा सोने के आदी हो? मोनारो ने कहा, नहीं, नशे की ज़्यादती से नींद आ गई थी। मैंने टालबूट को कई बार समझाया कि इस लानत को छोड़ दे, मगर ये नहीं छोड़ता। ये पीता है तो मैं भी मजबूर होकर पीने लगता हूँ। मगर ये पाकिस्तान है, यहाँ न शराब खाने हैं, न किसी छोटे बड़े होटल में पीने की इजाज़त। यहाँ तुम्हें किसी चार दीवारी में छुपकर पीने को मिलेगी, तब भी नशे को मुंह ना लगाना। मैं तुम दोनों के साथ कोई भी नशा बर्दाश्त नहीं करूंगा, बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। दोनों ने एक दूसरे को बेबसी से देखा। फिर टालबूट ने कहा, हम समझ रहे हैं कि तुमने हम पर तनवी में अमल किया है, मगर मिस्टर मंडोला, तुम्हें सरेआम इस तरह नहीं डांटना चाहिए। डांट खाने के बाद काम ना करो, फिर देखो मैं तुम्हें दोस्त बनाकर रखूंगा। ताबेदार बनकर रहने से बेहतर है कि दोस्त बनकर मेरे काम आते रहो। मोनारो ने पूछा, तुम हमसे क्या काम लेना चाहते हो? जो भी काम लूंगा उससे तुम्हें भी फायदा पहुंचाता रहूंगा। तुम दोनों आइंदा भी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारोगे, लेकिन ज़रा पाबंदियों में रहकर। यह अकल तुम्हें आ गई होगी कि बेलगाम रहोगे तो मेरी तरह कोई दूसरा भी तुम्हें ट्रैप कर सकता है। जी हाँ, आइंदा हम मोहतात रहेंगे। अब बताओ, यहाँ इरादे क्या हैं? करीब ही एक वेटर चाय की ट्रे लिए जा रहा था। सामने एक 6 बरस का बच्चा दौड़ता हुआ आया। वेटर ने उस बच्चे से कतरा कर जाने की कोशिश की तो ज़रा सा डगमगा गया। ऐसे में एक प्याली की चाय छलक कर मंडोला के कीमती सूट पर गिरी। वो गुस्से से उठकर बोला, यू इडियट, नॉनसेंस, क्या तुम अंधे हो? वो गिड़गिड़ा कर बोला, साहब मुआफ़ी चाहता हूँ, वो बच्चा मुझसे टकराने वाला था इसलिए। मंडोला उर्दू ज़ुबान नहीं समझता था। वेटर बच्चे की तरफ इशारा करके कुछ कह रहा था। उसने कहा, यू सन ऑफ अ विच, चाय तुमने गिराया और बच्चे को इल्ज़ाम देता है। उसने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। साजिद ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, क्या तुम इसकी ज़ुबान समझ रहे हो कि यह बेचारा अपनी सफाई में क्या कह रहा है? मंडोला ने साजिद को घूर कर देखा, फिर अपना हाथ छुड़ाना चाहा। पता चला कि गिरफ्त बहुत मजबूत है। साजिद ने वेटर से जाने के लिए कहा। जब वो शुक्रिया अदा करके चला गया तो उसने हाथ छोड़कर कहा, वो बेचारा गरीब है, मुआफ़ी मांग रहा था। अगर तुम इस बात का गुस्सा है कि कीमती सूट पर धब्बा लग गया है और तुम उसे मुआफ़ नहीं करोगे तो सूट की कीमत मुझसे लो और आराम से बैठ जाओ। दाऊद मंडोला ने अचानक ही मुस्कुराकर कहा, सॉरी, मुझे ख्वामखा गुस्सा आ गया था। कोई बात नहीं, मैं अभी सूट बदल लूँगा। उसने पलटकर अपने सूटकेस से एक जोड़ा निकालते हुए ख्याल ख्वानी के जरिए मोनारो और टालबूट से बारी बारी कहा, खबरदार इस शख्स के दिमाग में न जाना। मोनारो ने कहा, इसने आपसे बदतमीजी की है, आपका हाथ पकड़ा है। इसकी मजबूत गिरफ्त ने मुझे समझाया कि वो शहजोर है, यकीनन हसास दिमाग का मालिक होगा। पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही हम लोगों पर ख्याल ख्वानी का शुबा करेगा। ज़रा सी बात पर गुस्से में आकर ख्याल ख्वानी करना हमाकत है। वो एक जोड़ा लेकर वॉशरूम में चला गया। साजिद उनसे दूर जाकर अपने सामान के पास बैठ गया। अनाउंसर की आवाज़ आ रही थी कि इस्लामाबाद जाने वाली फ़्लाइट 1 घंटा लेट है। साजिद ने अखबार पढ़ने के अंदाज में उसके खुले हुए सफ़ात को अपने चेहरे के सामने रखा। फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ करता हुआ डीआईजी और रॉजर विल्सन के पास पहुंच गया। उस वक्त डीआईजी थाने में था। रॉजर को हवाला से बाहर निकालकर उसे मुसाफिया करते हुए कह रहा था, मैंने तुम्हें दुश्मन समझकर हथकड़ी नहीं लगवाई, ये मेरी एक चाल थी। मैं उस लड़की फरहाना का एतमाद हासिल करके 50 लाख का सोना ले आया हूँ। रॉजर ने खुश होकर कहा, आप उस लड़की को गले लगाकर यूं रो रहे थे कि मैं समझ ही ना सका कि वो मगरमच्छ के आंसू हैं। मानता हूँ, आपने कमाल की अदाकारी दिखाई है। डीआईजी ने कहा, मैंने वो सूटकेस तुम्हारी गाड़ी में रखवा दिया है, जहाँ चाहो उसे ले जाओ। वो जाना चाहता था। साजिद ने उसके अंदर ये ख्याल पैदा किया कि पहले पॉलिटिकल माफिया के प्लान मेकर्स जॉन लेजी और मेल ब्रुक्स को इतला देना चाहिए कि 50 लाख का सोना वापस मिल गया है और वह असला के स्मगलरों से लेन देन के लिए जा रहा है। रॉजर इस ख्याल के मुताबिक थाने के फ़ोन का रिसीवर उठाकर जॉन लेजी से रब्ता कायम करने लगा। उधर दाऊद मंडोला वॉशरूम से लिबास तब्दील करके आया, फिर मोनारो और टालबूट के दरमियान बैठ गया। जहाज़ लेट है, मैं थोड़ी देर ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ रहूँगा, मुझे मुखातिब न करना। उसने एक अंग्रेज़ी रिसाला खोलकर मुंह के सामने कर लिया। उसके ठीक सामने 10 फुट के फासले पर साजिद भी उसी तरह ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ था। मंडोला भी परवाज़ करता हुआ जॉन लेजी के पास पहुँच गया। इस वक्त जॉन लेजी रिसीवर कान से लगाए कह रहा था, 50 लाख का सोना वापस मिल गया, ये वाकई अच्छी खबर सुना रहे हो। लेकिन वो मिसिस फरहाना साजिद कौन है? उसने राना सरफराज को उल्लू बनाया, तुम्हें और डीआईजी को घनचक्कर बनाया। आखिर वो चाहती क्या थी? उसकी असलियत मालूम करो। रॉजर ने कहा, मिस्टर लेजी, वो औरत टेलीपैथी जानती है। ये सुनकर सिर्फ जॉन लेजी ही नहीं, उसके अंदर बैठा हुआ दाऊद मंडोला भी चौंक गया। लेजी ने पूछा, क्या बकवास कर रहे हो? तुमने क्या नाम बताया? क्या अभी तुमने फरहाना कहा है ना? हाँ, उसका नाम फरहाना साजिद है, वो लाहौर से आई है। ओ गॉड, फिर तो ये वही है जिसने हमारे टेलीपैथी जानने वाले डिमोरा को यहाँ से भागने पर मजबूर किया। क्या वो तुम्हारे दिमाग में आई थी? हाँ, आई थी। उसने मुझे और डीआईजी को आपस में लड़ने पर मजबूर कर दिया था। जॉन लेजी ने गुस्से से धारते हुए कहा, यू ब्लडी फूल, तुम्हें मुझसे फ़ोन पर बात करने की क्या ज़रूरत थी? वो मेरे दिमाग में भी आ चुकी होगी।
अब मैं कैसे मालूम करूं कि वो मेरे अंदर छुपी हुई है या नहीं? मिस्टर लेजी, आप ख्वामख्वाह परेशान हो रहे हैं। डीआईजी ने उससे बेटी का रिश्ता कायम करके उसे उल्लू बनाया है। उसने जज्बात में आकर 50 लाख का माल वापस किया है। अब वो दुश्मनी नहीं करेगी। वो जज्बात में नहीं आई, तुम सब उल्लू बन रहे हो। वो तुम्हारा पीछा करती हुई असले के स्मगलरों तक पहुंचेगी। इस तरह दूर तक हमारे फैले हुए आलाकारों के अंदर जगह बनाती जाएगी। रॉजर ने कहा, अगर तुम्हें यह शुबा है तो अभी मैं असले की डीलिंग नहीं करूंगा। इंतज़ार करूंगा और उसकी दोस्त या दुश्मनी को समझने की कोशिश करूंगा। मेरा भी यही मशवरा है, इंतज़ार करो। हमारा एक नया ख्याल ख्वानी करने वाला यहाँ आ रहा है, वो फरहाना से निमट लेगा। उधर रॉजर विल्सन ने रिसीवर रखा। इधर मंडोला ने कहा, मिस्टर लेजी, मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ। वो खुश होकर बोला, मैं तुम्हें खुश आमदीद कहता हूँ। वैसे तुम मुझे कैसे जानते हो? क्या पहले मेरी आवाज़ सुनी थी? नहीं, सुपर मास्टर ने तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी। तब से कई बार तुम्हारे अंदर आकर देख चुका हूँ। ये टेलीपैथी भी क्या जादू है? तुम मेरे पास आते रहे और मुझे खबर न हुई। वैसे यहाँ कब तक पहुँच रहे हो? कराची आ गया हूँ। इस्लामाबाद की फ़्लाइट 1 घंटा लेट है। शायद रात के 1 बजे तक पहुँचूंगा। साजिद ने चौंक कर अपने सामने से अखबार हटाया और लाउंज में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। उसने अभी जॉन लेजी के अंदर रहकर सुना था कि उसका कोई ख्याल ख्वानी करने वाला यहाँ मौजूद है। वो भी इसी फ्लाइट से जाने वाला था जो 1 घंटा लेट है। वो कौन है, कहाँ है? वहाँ तकरीबन 200 मुसाफिर थे। उनमें आधे से ज़्यादा गैर मुल्की थे। अमेरिका और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते थे। साजिद ये ताड़ने की कोशिश कर रहा था कि उनमें से कौन खला में तक रहा है या आंखें बंद किए बैठा है या अखबार या रसाले पर नजरें जमाए हुए हैं। ऐसे ही कई शख्स पर टेलीपैथी जानने वाले का शुबा हो सकता था। दाऊद मंडोला जॉन लेजी के दिमाग से वापस आ गया था। अपने मुंह के सामने से रसाला हटाकर मोनारो और टालबूट से बातें कर रहा था, इसलिए साजिद उसे नज़रअंदाज कर रहा था। बाकी मुख्तलिफ सीटों पर 4 मुसाफिर आंखें बंद किए बैठे थे या सोने के अंदाज में आधे बैठे और आधे लेटे हुए थे। कई मुसाफिर अखबार और रसाले पढ़ रहे थे। वो उठकर खड़ा हो गया। टहलने के अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उन अफराद को तवज्जो से देखने लगा जिन पर शुबा हो रहा था। एक अमरीकी हसीना खला में तक रही थी और ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी। वो उसके सामने आकर बैठ गया। वो थोड़ी देर बाद ख्यालात से चौंक गई, फिर साजिद को देखकर बोली, क्या बात है? वो बोला, यही मालूम करना चाहता हूँ कि बात क्या है। तू मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, लिहाजा वजह जानने के लिए खड़ा हो गया। वह झींप कर बोली, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं मुस्कुरा रही हूँ। वो बहुत शरीर है, ख्यालों में आकर हंसाता रहता है। साजिद वहाँ से अपनी सीट की तरफ वापस आते हुए हसीना के अंदर पहुँचा। पता चला वो टेलीपैथी नहीं जानती है। अपने बॉयफ्रेंड को तस्वीर में देख रही थी और उसकी जिंदा दिली याद करके मुस्कुरा रही थी। वो अपनी सीट पर आकर बैठ गया। सोचने लगा, फरहाना को बता देना चाहिए कि डिमोरा के जाने के बाद दूसरा दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला यहाँ आ गया है और इस्लामाबाद पहुँचने वाला है। ये सोचकर वो ख्याल ख्वानी करने लगा। दाऊद मंडोला ने सोचा, अभी फुर्सत में हूँ, मुझे इस ख्याल ख्वानी करने वाले के मुतालिक कुछ मालूमात हासिल करना चाहिए। ये सोचकर वो रॉजर के पास पहुँचा। उसे मुखातिब किए बगैर फरहाना से रब्ता करने पर माइल किया। रब्ता होने पर रॉजर ने कहा, मिसिस फरहाना साजिद, मैं रॉजर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, सुन रही हूँ। तुम्हारे रवैये ने उलझन में डाल दिया है। पहले तो तुम हमारी बदतरीन दुश्मन थी, फिर तुमने दोस्तों की तरह वो माल वापस कर दिया। मैं पहले भी दोस्त थी, टेलीपैथी के जरिए तुम दोनों की धुनाई करके अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही थी। दाऊद मंडोला रॉजर के अंदर रहकर फरहाना की आवाज़ और लहजे को जहन नशीन कर रहा था। उसने सोचा, अब इसके दिमाग में जाएगा, अगर वो सांस रोकेगी तो उससे 2-4 बातें करने की इजाज़त चाहेगा। ये सोचकर वो उसके अंदर पहुंचा तो जगह मिल गई। फरहाना ने सांस नहीं रोकी। उसने पराई सोच की लहरों को इसलिए महसूस नहीं किया कि वहाँ पहले से साजिद मौजूद था। फ़ोन पर रॉजर पूछ रहा था, हम तुम्हारी ताकत और टेलीपैथी की सलाहियत के कायल हो गए हैं, क्या हमारे लिए काम करोगी? काम करना होता तो 50 लाख का माल जॉन लेजी के पास खुद पहुँचाती और अपना हिस्सा वसूल करती। अब मुझे फ़ोन न करना, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। फरहाना ने रिसीवर रखकर साजिद से कहा, तुम्हारे आते उस कमबख्त का फ़ोन आ गया। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? क्या दूसरा ख्याल ख्वानी करने वाले यहाँ आ रहा है? हाँ, ये अजीब इत्तेफाक है, वो भी इसी फ्लाइट से इस्लामाबाद पहुँचेगा। अभी इस लाउंज में कहीं मौजूद है। मैं उसे ताड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वह नज़रों में नहीं आ रहा। दाऊद मंडोला एकदम घबराकर दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। वो नहीं चाहता था कि फरहाना के दिमाग में जाने वाला जो इसी लाउंज में मौजूद है वो उसे ख्याल ख्वानी की हालत में देख ले। मंडोला आंखें फाड़ फाड़ कर वहाँ बैठे हुए मुसाफिरों को देखने लगा। फिर मोनारो और टालबूट से सरगोशी में बोला, यहाँ हमारे ख्याल ख्वानी करने वाला दुश्मन मौजूद है और हमें ढूंढ रहा है। इससे पहले हम तीनों उसे पहचान लें और उसे मोहतात रहें तो बेहतर है। उन दोनों ने भी हालात की नज़ाकत को समझ लिया। अगर दुश्मन उन्हें पहचान लेगा तो खुद को कामयाबी से छुपा सकेगा। वो नहीं चाहते थे कि पहचाने जाएं। वो तीनों उठकर टहलने के अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ सिमतों में चलने लगे। खामोश बैठने वालों, सोने वालों या अखबारात पढ़ने वालों को गौर से देखने लगे। उधर फरहाना ने साजिद से कहा, जब दुश्मन वहाँ मौजूद है तो तुम्हें ख्याल ख्वानी नहीं करनी चाहिए, फ़ौरन वापस जाओ। वो वापस दिमागी तौर पर हाजिर हो गया था, इसलिए पहचाना नहीं जा रहा था। अजब आंख मचोली का खेल शुरू हो गया था। 2 ख्याल ख्वानी करने वालों को एक दूसरे की मौजूदगी का इल्म हो गया था,
लेकिन वो एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। आखिर मंडोला ने एक तदबीर आजमाई। लाउंज के एक गोशे में जाकर बैठ गया। उसने वहाँ के अनाउंसर की आवाज़ सुनकर उसके दिमाग में जगह बनाई, फिर उसे बोलने पर मजबूर किया। अटेंशन मिस्टर साजिद, आपकी एक टेलीफोन कॉल है, प्लीज़ यहाँ आकर अटेंड करें। साजिद ने उस अनाउंसमेंट को सुना। अनाउंसर ने कई बार टेलीफोन कॉल के बारे में साजिद को पुकारा। पाकिस्तान में उसे सिर्फ फरहाना ही जानती थी। उसने फरहाना के दिमाग में आकर देखा। उसने इस्लामाबाद से फ़ोन नहीं किया था। तब उसने अनाउंसर के दिमाग में झांक कर देखा। वो अंदर से कुछ परेशान थी। सोच रही थी कि वो ऐसी बात क्यों कह रही है, किसी साजिद को क्यों पुकार रही है। फिर उसने देखा एक शख्स नींद से उठकर आंखें मलता हुआ उस काउंटर की तरफ जा रहा था जहां अनाउंसर खड़ी हुई थी। फिर लाउंज के गोशे से मंडोला उठकर खड़ा हो गया। अगरचे वो अनाउंसर के दिमाग में मौजूद था, लेकिन ज़रा करीब होकर साजिद को उसके चेहरे से अच्छी तरह पहचानना चाहता था। उसने साजिद को पहचानने के लिए जो तदबीर आजमाई थी उसमें कामयाब रहा। वो शख्स अनाउंसर के पास आकर कह रहा था, मेरा नाम साजिद है, मैं फ़ोन अटेंड करूंगा। अनाउंसर ने मंडोला की मर्जी के मुताबिक कहा, सॉरी, आपने आने में देर कर दी, दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म हो चुका है। वह साजिद नामी शख्स अपनी सीट की तरफ वापस जाने लगा। मंडोला उसे देख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में नहीं जा रहा था, क्योंकि वो उसे टेलीपैथी जानने वाला साजिद समझ रहा था और सोच रहा था कि इसके दिमाग में जाएगा तो वो सांस रोक लेगा और अपने आसपास दुश्मन की मौजूदगी से और ज़्यादा मोहतात हो जाएगा। उसके लिए बात बाइसे इत्मीनान थी कि उसने साजिद को पहचान लिया है। इसके बरक्स साजिद ने उसे देख लिया था और सोच रहा था, ये तो वही है जो वेटर को तमांचा मारना चाहता था और मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। ये कमबख्त तनहा नहीं है, इसके दो साथी भी हैं। अब अनाउंसर कह रही थी कि त्यारा प्रवास के लिए तैयार है, लिहाजा मुसाफिर हजरात त्यारे में तशरीफ़ ले जाएं। वो बेचारा जो साजिद का हमनाम था, उसकी शायद शामत आ गई थी। मंडोला, मुनारो और टालबुट उसके दाएं बाएं और पीछे चल रहे थे। तैयारे में भी इत्तफाक से उसकी सीट उन तीनों के करीब थी। साजिद ने सीट बेल्ट बांधकर आराम से बैठने के बाद फरहाना को मुखातिब किया, मैं जहाज़ में हूँ, सफ़र शुरू हो रहा है, अल्लाह ने चाहा तो 1 या 2 बजे तक पहुँच जाऊँगा। वो बोली, इंशाल्लाह 1 बजे से पहले ही पहुँचोगे, जहाज़ इतना लेट नहीं होगा। वो लेट नहीं होगा, लेकिन दुश्मन लेट होने पर मजबूर कर देंगे। मैंने उन्हें ताड़ लिया है, उन्होंने भी मुझे ताड़ लिया है। अल्लाह खैर करी। वो तादाद में कितने हैं? 3 हैं, मगर एक अजीब बात हो रही है। इसे अल्लाह ताला की मदद कहना चाहिए। उस त्यारे में मेरे एक हमनाम है, वो तीनों से टेलीपैथी जानने वाला साजिद समझ रहे हैं। वो खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, फिर तो तुम महफूज हो। हाँ, मगर हमें इस पहलू पर गौर करना चाहिए कि दुश्मन को यहाँ मेरी मौजूदगी का इल्म कैसे हुआ। शायद उसने DIG या रॉजर वगैरह के ख्यालात पढ़कर मालूम किया होगा कि मैं यहाँ अपने शौहर का इंतज़ार कर रही हूँ जो किसी बैरूनी मुल्क से आने वाला है। लेकिन यह कैसे मालूम हुआ कि मैं इसी त्यारे से आ रहा हूँ? मेरा ख्याल है जब मैं पिछली बार तुमसे बातें कर रहा था तो वह तुम्हारे दिमाग में आया था। यह कहकर साजिद दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। फिर चंद सेकंड गुजारने के बाद उसके पास आकर बोला, क्या मेरे जाते ही तुमने पराई सोच की लहरें महसूस की थी? नहीं, मैं सोच रही थी तुम अचानक क्यों चले गए। तुम्हारी वापसी का इंतज़ार कर रही थी। इसका मतलब है वो भी हमारे दरमियान नहीं है। तुम अक्सर मुझे तस्वुर में देखती हो और मैं तुम्हें अपनी सूरत शक्ल के मुतालिक बताता रहता हूँ। अब तक मैंने जो कुछ बताया उसमें 2 चीज़ों का इजाफा कर लो। एक तो ये कि मेरी बड़ी बड़ी मूंछें हैं और दाएं तरफ की मूंछ के ऊपर नाक के करीब एक बड़ा सा मस्सा है। तौबा है, कैसे भयानक लग रहे होगे। ये मेरा तो नहीं, उस बेचारे भयानक का हुलिया है जो मेरा हमनाम है। तुम आइंदा मूंछों और मस्से के साथ मेरा तस्वुर किया करोगी। कभी कोई पूछे तो मेरा यही हुलिया बताओगी। क्या वो दुश्मन तुम्हारे हमनाम साजिद के दिमाग में नहीं जा रहा होगा? शायद नहीं जा रहा, इसलिए वो अपने 2 साथियों के साथ उस पर नज़र रखे हुए है। इसकी एक वजह यह है कि बक्सर टेलीपैथी जानने वालों की तरह उसे योगा का माहिर समझ रहा है। फिर यह कि वो मेरा हमनाम साजिद दूसरे मुसाफिरों की तरह सिगरेट नहीं पी रहा। साजिद दिमागी तौर पर तैयारे में हाजिर हो गया। जहाज़ बुलंदी पर परवाज कर रहा था। वह टॉयलेट जाने के बहाने उठ गया, दुश्मनों के करीब से गुजरता हुआ गया। उसका हमनाम साजिद आराम से आंखें बंद किए अपनी सीट पर सो रहा था। शायद वो सोने का आदी था, क्योंकि लाउंज में भी सो रहा था। उसकी आदत साजिद के हक में थी। दुश्मन समझ रहे थे कि वो आंखें बंद करके सोने के बहाने ख्याल ख्वानी करने में मसरूफ़ है। मंडोला और उसके दोनों मातियत यही समझ रहे थे। उनके पास हिसाबी कमजोरी में मुब्तला करने वाली दवा थी। मंडोला ने एक एयर होस्टेस के दिमाग पर कब्जा जमाकर उस मुज़र दवा की एक नन्ही सी गोली उसके हाथ में पकड़ा दी। हॉस्टेस ने उस गोली को अपने गिरबान में छुपा लिया। उसे पता ही ना चला कि सिर्फ 3 या 4 सेकंड में गायब दिमाग रहकर वो गोली छुपाई है। इसके बाद वो नॉर्मल होकर अपनी ड्यूटी में मसरूफ़ रही। उसने मंडोला की मर्जी के मुताबिक मूंछों वाले साजिद के पास जाकर पूछा, क्या आप कोई मशरूब लेना पसंद करेंगे? उसने इनकार किया। वो बोली, तो फिर चाय या कॉफ़ी नोश करें। वो बोला, शुक्रिया, अभी मैं सोना चाहता हूँ। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली। मंडोला हॉस्टेस के अंदर रहकर उसे देख रहा था। फिर टालबुट से सरगोशी में बोला, वो कमबख्त आसानी से काबू में नहीं आएगा। कुछ खाने पीने से इनकार कर रहे। आंखें बंद कर ली हैं, लेकिन यह समझ में आने वाली बात है, वो सो नहीं रहा, ख्याल ख्वानी कर रहा है। टालबुट ने कहा, इसका मतलब है कि वो फरहाना के पास पहुंचा हुआ है। तुम भी फरहाना के अंदर जा सकते हो। हाँ, मैं जाकर देखता हूँ। वो दोनों हमें ट्रैप करने के मंसूबे बना रहे होंगे। वो ख्याल ख्वानी की परवाज़ करना चाहता था। उसी लम्हे 3D के एक डी क्रेन ने उससे मुखातिब किया। फिर कोड वर्ड्स अदा करके बोला, सुपर मास्टर के हुक्म से बढ़िया है, मालूमात फराम कर रहा हूँ।
मास्को में साबका मास्कमैन को गोली मार दी गई है क्योंकि टेलीपैथी जानने वाला इवान रास्का उनकी कैद से फरार हो गया है। मंडोला ने कहा, दिलचस्प इत्तला है। हैरानी यह है कि इतने सख्त पहरे से कैसे निकल भागा। फरहाद और उसके टेलीपैथी जानने वालों ने यह कमाल दिखाया है। इवान रास्का मास्को से पेरिस पहुंचा था। सुपर मास्टर ने बाबा साहब के इदारे में जनाब तबरेजी साहब से रब्ता करके उसके मुतल्लिक पूछा तो उन्होंने फरमाया कि इवान रास्का ने अपनी मर्जी से दीन इस्लाम कबूल किया है। उसका नाम साजिद अली है। दाऊद मंडोला चौंक कर सीधा बैठ गया, फिर बोला, क्या? तुमने क्या नाम बताया? डी क्रेन ने हंसकर कहा, मैं जानता था तुम चौंक पड़ोगे। लाहौर में हमारे साथी डी मोरा को एक टेलीपैथी जानने वाले ने कहा था कि वो जे मॉर्गन और फरहाना का आशिक है, जबकि वो साहब इवान रास्का और मौजूदा साजिद अली है। अच्छा, तो अब तक इवान रास्का में गुमराह करता रहा है। यह बदबख्त अभी मेरी नज़रों के सामने है। हम एक ही फ्लाइट से इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। उसकी महबूबा पर्ल में उसका इंतजार कर रही है। फिर वो कुछ सोचकर बोला, ये मुअम्मा हल हो गया कि यह साजिद अली कोई नया टेलीपैथी जानने वाला नहीं है, लेकिन फरहाना की असलियत मालूम नहीं हो रही। ये कोई नई ख्याल ख्वानी करने वाली है या कोई पुरानी है और नाम बदल कर हमारे सामने आ रही है। हमारे सुपर मास्टर ने फरहाना के मुतालिक जनाब तबरेज़ी साहब से सवाल किया था। उन्होंने जवाब दिया, वह एक मुसलमान औरत है, नामहरम है और हम दूसरों से नामहरम की बातें नहीं करते। क्या मुश्किल है, वो अपना राज किसी न किसी तरीके से राजी रखती है। बहरहाल ये भी बहुत बड़ी बात मालूम हुई कि मौजूदा साजिद अली तनहा नहीं है, उसके पीछे टेलीपैथी जानने वालों की एक फ़ौज है। मैं मोहतात रहूँगा। डी क्रेन उसके दिमाग से चला गया। वो अपने आसपास बैठे हुए टालबूट और मोनारो को साजिद अली की पूरी हिस्ट्री बताने लगा। फिर बोला, इस लम्हे से ख्याल ख्वानी के सिलसिले में मोहतात रहो। पता नहीं फरहाद के कितने ख्याल ख्वानी करने वालों ने इस फ्लाइट के कितने मुसाफिरों को अलाकार बनाया होगा। उनके ज़रिए हमें ताड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर हम ख्याल ख्वानी बिल्कुल ना करें तो वो हमें कभी पहचान ना सकेंगे। उन तीनों ने सफ़र के दौरान ख्याल ख्वानी से तौबा कर ली। पिंडी के एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वह दूरी से मूंछों वाले साजिद को देखते रहे। उसके इस्तकबाल के लिए एक औरत आई थी। उन्होंने समझा वही फरहान है। वह जिस तरह मूंछों वाले से मोहब्बत जाहिर कर रही थी, उससे अंदाज़ा यकीन में बदल रहा था। वह कई मुसाफिरों के दरमियान पार्किंग एरिया में आए। मोनारो ने कहा, वो दोनों कार में जा रहे हैं, कि हम टैक्सी में पीछा करेंगे? मंडोला ने कहा, पीछा करने की क्या ज़रूरत है, फरहाना पर्ल में ठहरी हुई है। वो दोनों उसी स्वीट में रात गुजारेंगे। सोचना यह है कि इस रात को उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात कैसे बनाया जाए। वो तीनों वहाँ से एक टैक्सी में रवाना हुए। फरहाना अपने साजिद से मिलने और उसे आंखों से देखने के लिए बेचैन थी। उसके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट आना चाहती थी, लेकिन साजिद ने मना कर दिया। हालात साजगार नहीं थे। वो होटल के कमरे में ही महदूद रहकर ज़्यादा महफूज रह सकती थी, लेकिन दिल की बेचैनी ने उसे चैन से नहीं रहने दिया। वो होटल के निचले हिस्से में आई। दरवाजे के करीब रहकर महबूब का इंतज़ार करने लगी। उसे सूरत से नहीं पहचान सकती थी। सिर्फ एक ही पहचान थी कि वह तन्हा आएगा। होटल के दरवाजे पर कभी कोई टैक्सी आकर रुक रही थी, कभी होटल की कारें आ रही थी, लेकिन उनमें मर्द, औरतें और बच्चे उतरकर होटल के अंदर जा रहे थे। फिर एक टैक्सी से एक तन्हा नौजवान बाहर आया। उसे देखकर बेख्तियार दिल धड़कने लगा। वो अक्सर अपना हुलिया जैसा बताया करता था, कुछ वैसा ही लग रहा था। टैक्सी का किराया अदा कर रहा था। होटल का मुलाजिम सामान अंदर ले जा रहा था। फिर वह शीशे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो कुछ फासले पर शनासा हुस्न को देखकर ठिठक गया। दोनों की नज़रें टकराईं। दोनों की नज़रों में एक सवाल था। एक शनासाई सी थी जो अजनबियत से मुनकर थी। उसने एक ज़रा ख्याल ख्वानी की परवाज़ की तो जाने हयात को रूबरू पाया। फिर चंद कदमों का फासला तय करके करीब आकर बोला, तुमसे रहा न गया, आखिर बाहर चली आई। उसने एकदम शर्माकर सर पर आंचल रख लिया। साजिद के जी में आए इस शर्मीली को बाजू में भर ले। फिर ख्याल है ये पाकिस्तान है, या सरेआम रोमांस की जज्बात में बहने की इजाज़त नहीं। वह सर झुकाकर बोली, आप दुश्मनों से गाफिल तो नहीं है ना? मैं उन्हें पहचानता हूँ। वो ताकुब करते हुए दिखाई नहीं दिए। यहाँ भी नज़र नहीं आ रहे हैं, यहाँ से फ़ौरन चलो। वो दोनों काउंटर पर आए। फरहाना ने अपने स्वीट में साजिद के नाम की एंट्री कराई। फिर वह लिफ्ट के जरिए ऊपर आए। मुलाजिम ने फरहाना से चाबी लेकर दरवाजे को खोला, सामान अंदर रखा, फिर बख्शिश लेकर चला गया। दरवाज़ा बंद हो गया। वह दुल्हन के रवायती लिबास में नहीं थी, लेकिन सुरख जोड़े में थी। उसने दुपट्टे को घूंघट बनाकर चेहरे को छुपाया तो कांच की चूड़ियां गुनगुनाई, जैसे जज्बों ने सरगोशी की हो। साजिद ने जिंदगी में पहली बार ये मशरकी अंदाज और दोनों हाथों में भरी हुई चूड़ियां देखी थीं। हथेलियों पर और उंगलियों पर मेहंदी की रंगत उसके गोरे और गुलाबी रंग को और उभार रही थी। वह मकनातीस के सामने खिंचा चलाया। उसके हाथ को थामकर हिनाई हुस्न को देखने लगा। फिर उसकी हथेली को अपने धड़कते हुए दिल पर रखकर बोला, मैं बयान नहीं कर सकता कि तुम्हें सिर्फ देखकर कितनी मुसर्रत मेरे अंदर भर गई है। मैंने ख्यालों में तुम्हारी कई तस्वीरें बनाई, मगर यह मशरकी अंदाज उन तमाम तस्वीरों से ज़्यादा हसीन और पुरकशिश है। एक बात कहूँ? उसने शर्माकर दुपट्टे को ज़रा और घूंघट बना लिया। वह मुस्कुराया। वो बोला, ख्याल ख्वानी के दौरान जब हम गुफ्तगू करते थे तो तुम मुझे तुम कहा करती थी। अभी पहली मुलाकात में मुझे आप कहकर मुखातिब किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अंग्रेज़ी ज़ुबान में यू यानी तुम है और दाओ यानी तू है। आपके लिए कोई लफ्ज़ नहीं। तुमने आप कहकर मुझे एक नए अंदाज से अपनाया। मैं चाहता हूँ मुझे इसी अंदाज से मुखातिब करो। वो ज़रा चुप रही, फिर बोली, खुदा के बाद आप मेरी जान के मालिक हैं। आपका हुक्म सर आंखों पर।
उसने घूंघट उठाकर गुलाबी मुखड़े को देखा, फिर अपनी हथेलियों के गुलदान में मुखड़े को सजाकर बोला, काश मैं शायर होता, मेरे पास लफ्ज़ों का खजाना होता तो आप पर फूलों की तरह निछावर करता। फिलहाल इतना ही कह सकता हूँ कि आप ख्वाबों की तरह हसीन है। वो हंस पड़ी, दोनों हाथों से मुंह छुपाकर बोली, आप बड़े हैं। बड़े छोटों को तुम कहते हैं। वो बोला, छोटों से सिर्फ मोहब्बत ही नहीं की जाती, इज्जत भी की जाती है। मैं आपसे मोहब्बत भी करता हूँ और आपकी इज्जत भी करता हूँ। फ़ोन की घंटी बजने लगी। दोनों ने चौंक कर टेलीफोन की तरफ देखा। ये वो सुहागरात थी जहाँ कोई तीसरी आवाज़ सुनाई नहीं देती, कोई मुदाखलत करने वाला नहीं आता, मगर आ गया था। वो नागवारी से फ़ोन के करीब आया, उसे देखकर कुछ सोचता रहा। घंटी मुसलसल बज रही थी। फिर उसने अचानक ही मुस्कुराकर रिसीवर उठाया, उसके मुंह के पास लाकर कहा, भाई मेरी मूंछें बड़ी हैं तो मैं क्या करूं? मानता हूं तुम्हें गुदगुदी होती है, मगर मैं उन्हें छोटी नहीं करूंगा। ओह हाँ, हेलो, कौन है? हेलो हेलो। उसने रिसीवर उठाते ही ऐसा क्यों कहा? ये बात पहले फरहाना की समझ में नहीं आई। फिर दो बातें समझ में आई। एक तो ये कि आधी रात के बाद किसी दुश्मन ने ही फ़ोन किया होगा, और साजिद किसी भी फ़ोन करने वाले को यह जता रहा है कि ये वही मूंछों वाला साजिद है। लेकिन दूसरी बात जो फरहाना की समझ में आई, उसने शर्म से गुलनार कर दिया। ये समझ में आया कि मूंछों से गुदगुदी कैसे होती है। उसने शर्माकर दोनों हथेलियों से अपने चेहरे को छुपा लिया। साजिद रिसीवर कान से लगाए कह रहा था, इतनी रात को फ़ोन करना कहाँ की शराफत है। मैं रिसीवर अलग रखकर सो रहा हूँ। उसने क्रैडल पर हाथ रखकर राब्ता ख़त्म किया और रिसीवर को क्रैडल से अलग रख दिया। फिर वो दरवाजे पर आया, उसे खोलकर डोंट डिस्टर्ब की तख्ती लगाई, फिर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। सुहाग रात में फूल खिलते हैं। बाहर 7mm राइफल, कलाशनकोफ और रिवॉल्वरों में गोलियां भरी जा रही थी। वो क्या थी? एक गरीब, बेबस और मोहताज लड़की। उसे एक दिल वाले ने बेताज मलका बना दिया। दुनिया के हर मुल्क, हर शहर और हर बैंक की तिजोरी उसके लिए खुल चुकी थी। उसके महबूब ने उसके सर पर आसमान रोशन कर दिया और ज़मीन पर फूलों की सेज बिछा दी। वो अपने महबूब को खराज अकीदत पेश कर रही थी। भला से दरवाजे के बाहर मौत खड़ी हो, अंदर जितनी भी सांसें थी वो अपने दिल वाले के नाम थी। वो आंखें उसे देख रही थी। दो आंखों ने उसे देखा कि वो एक कमज़ोर सी, बेयारो मददगार लड़की थी और अपनी पैदाइश के पहले लम्हे से बदनसीब थी। जब वो पैदा हुई तो बाप ने उससे नज़रें फेर लीं और उसकी माँ को गालियाँ दी कि उसने बेटी क्यों पैदा की। माँ ने कहा, आपसे पहले मैंने 3 बेटे पैदा किए। हर बेटे की पैदाइश पर तुमने खुदा का शुक्र अदा किया, बेटी की पैदाइश पर नाशुक्री क्यों कर रहे हो? अताए खुदाबंदी से इनकार क्यों है? इसलिए कि बेटी शर्मिंदगी लेकर आती है, बाप और भाइयों के सर झुका देती है। हम किसी से आंखें नहीं मिला सकते। तुम दूसरों की बेटियों और बहनों को याशी का माल समझते हो, इसलिए अपनी बेटी को देखकर पराई बेटी का बदन याद आता है और पराई बेटी को नंगी आंख से देखते ही अपनी बेटी याद आने लगती है। बकवास मत करो, उसे यहाँ से अपने मैके ले जाओ। मैं इसका वजूद इस घर में और इस शहर में बर्दाश्त नहीं करूँगा। क्या तुम मुझसे अलहदगी इख्तियार करना चाहते हो? क्या खुदा की रहीमी और करीमी से मायूस हो गए हो? क्या ये समझते हो कि आइंदा बेटा पैदा नहीं होगा? और आइंदा भी बेटी पैदा हुई तो? नहीं, हरगिज़ नहीं। आइंदा तो मेरी ख्वाबगाह में नहीं आओगी, और अगर आना चाहती हो तो ये लिख कर दो, आइंदा बेटी पैदा करोगी तो तलाक हो जाएगी। नहीं, मैं तलाक नहीं लूँगी। एक औरत के लिए तलाक से बड़ी गाली नहीं होती। अगर तू तलाक नहीं लेगी, मैके में भी नहीं जाएगी, तो मैं तेरी बेटी का गला दबाकर मार डालूंगा। उसने बेटी की खातिर अलहदगी इख्तियार कर ली। शौहर ने बीवी और बेटी के लिए महाना रकम मुकर्रर कर दी और ये वार्निंग दी कि बेटी को बाप का नाम ना दिया जाए, वो उसका बाप कहलाना पसंद नहीं करेगा। अगर बाप का नाम दिया जाए तो कभी उसकी शादी ना की जाए, वो किसी को अपना दामाद बनाते हुए शर्म और गैरत से डूब मरेगा। बीवी ने वादा किया कि वो बेटे की शादी कभी नहीं होने देगी। शौहर ने कहा, अगर वो किसी से इश्क करेगी तो उसके आशिक के साथ उसे गोली मार देगा। इन हालात में वो लड़की परवरिश पाकर जवान हुई। चूंकि ज़हीन थी, इसलिए हालात की मार ने उसके अंदर ये अज़म पैदा किया कि वह अपनी ज़ात की अहमियत को मनवाएगी, और स्कूल से लेकर मेडिकल कॉलेज के आखिरी साल तक हर इम्तिहान में अव्वल आती रही। दूर दूर तक उसके हुस्न और उसकी जहानत के चर्चे होने लगे। हाँ, 2 आंखें उसे देख रही थी, लेकिन वो आंखें किसकी है? देखने वाली आंखें गवाह कहलाती हैं। 2 आंखों ने उसे देखा कि उसकी जहानत के कायल और उसके हुस्न के शहदाई जगह जगह थे। शायर उसके हुस्न के कसीदे लिखते थे और हर महफिल में उसके नाज़ो अंदाज के चर्चे होते थे। उसके 3 तगड़े और खूंखार भाई अय्याशों की जिस महफिल में जाते थे, वहाँ अपनी बहन के हुस्न की मिसाल ज़रूर सुनते थे और बहन के हुस्न शबाब की तारीफ़ें करने वालों को हस्पताल या कब्रिस्तान पहुँचा देते। उन्होंने बाप से झगड़ा किया कि क्यों एक बेटी पैदा की, उसे कोई ना कोई हाथ लगाएगा, इस ख्याल से ही हमें शर्म आती है। बाप ने कहा, हम उसकी शादी नहीं होने देंगे। बेटों ने कहा, शादी नज़रों में आती है, गुनाह छुप कर होता है, वो छुप कर जो करेगी उसका हिसाब कौन करेगा? उसके गुनाहगार होने की भनक कानों में पड़ेगी तो हम उसे गोली मार देंगे। जब ये बदनामी के छींटे हमारे दामन में आ ही जाएंगे तो उसके खून से भी ये धब्बे नहीं मिटेंगे। दानिशमंदी है कि उसे किसी वीराने में ले जाकर गोली मार दी जाए। चारों बाप बेटे सर जोड़कर कत्ल का मंसूबा बनाने लगे। वो इतनी हसीन व जमील थी कि उसका दागदार होना लाजमी था, और वह दाग बाप और भाइयों के दामन पर लगने वाला था।
फिर उसके अगवा का शर्मनाक वाक़या पेश आया और वो शर्महिया की मारी रईस के हरम तक जा पहुंची। वो रईस की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लिहाजा ये फैसला किया कि सर शर्म से झुकने से पहले ही उस बदबख्त लड़की को, जो एक बेटी और 3 की बहन है, उसे इज्जत व आबरू से कत्ल कर दिया जाए। उस लड़की को अपने बदतरीन हालात का इल्म था। उसने फैसला किया कि बाप और भाइयों से दूर किसी दूसरे मुल्क चली जाए, लेकिन इससे पहले उसे अगवा करके रईस की हरम सराह में पहुंचा दिया गया। 2 आंखें उसे देख रही थीं। हाँ, 2 आंखें उसे देख रही थीं, लेकिन वो आंखें किसकी हैं? क्या वो मुकद्दर की आंखें हैं? 2 आंखों ने उसे देखा कि वो जिस महल सराह में पहुंचाई गई वो करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया था। उसके दरो दीवार पर असली सोने और चांदी के नक्शो निगार बने हुए थे। वहाँ का फर्श शीशे का बना हुआ था, क्योंकि उस पर नाजुक हसीनाएं अपने खूबसूरत से नाजुक से पांव रखकर चलती थीं। एक मुसलमान रईस ने सिर्फ दरो दीवार और फर्श पर जो कसी रकम खर्च की थी, वो रकम सोमालिया के मुसलमानों को पहुंचाई जाती तो वो फाकों और बीमारियों से महफूज रहकर एक मुस्लिम सियासी कुव्वत बनकर उभरते। इस हरम सराह में 20 हसीन कनीजें थीं। किसी को जापान से, किसी को चीन से, किसी को हिंदुस्तान से, किसी को पाकिस्तान से, किसी को अमरीका और यूरोप के ममालिक से छांट छांट कर लाया गया था। ये सब दुनिया की महंगी तरीन हसीनाएं थीं। रईस को अपने दस्तरख्वान पर हर मुल्क का लजीज खाना मरगूब था। जिससे दिल भर जाता उसे 1 लाख दरहम देकर रुखसत कर देता। उसकी जगह दूसरी हसीना खरीद कर लाई जाती। इस बात का ख्याल रखा जाता कि वहां आने वाली किसी भी हसीना को रईस से पहले किसी ने हाथ न लगाया हो। वहां साल भर में तकरीबन 50 हसीनाओं की आमद और रुखसती होती रहती। इस हिसाब से हरम सराह में एक वक्त में सिर्फ 20 हसीनाएं होती। उन 50 औरतों पर सालाना 1 करोड़ दिरहम खर्च होते थे। इस करोड़ दिरहम से बोस्निया के 50,000 खानदानों को खुराक, दवाएं और जहाद के लिए हथियार पहुंचाए जा सकते थे। लेकिन ऐसी कौम परस्ती सिर्फ ईसाइयों और यहूदियों में होती है, मुसलमानों में सिर्फ हवस परस्ती होती है। इस महल के अतराफ जो बैरक्स बने हुए थे, उनमें 25,000 मुसल्ला सिपाही थे। वो सिपाही इस्लाम दुश्मनों से लड़ने के लिए नहीं, सिर्फ रईस की हिफाजत और हसीन और महंगी कनीज़ों की पहरेदारी के लिए थे। 25 हबशी तगड़े गुलाम महल सराह के बाहर नंगी तलवारें लिए खड़े रहते। वह सिर्फ लंगोट पहनते। उनके सियाह जिस्म और नंगी तलवारें रोशनी में चमकती रहती। महल सराह की कनीज़ों ने देखते ही सहम जाती थीं। 25 अदद खूंखार कुत्ते थे। उन्हें जिसके बदन की बू सूंघाई जाती वो उस पर दरिंदगी से झपट पड़ते। फिर उस बगावत करने वाली हसीना के बदन पर गोश्त नहीं रहता, सिर्फ हड्डियां रह जाती। हरम सराह के अंदर 2 अमरीकी पहलवान औरतें थीं। वो इतनी ज़बरदस्त थीं कि मुकाबले में तनहा 4 मर्दों पर भारी पड़ती। उनमें से एक मैन किलर और दूसरी आयरन रॉड कहलाती थी। वह नई आने वाली कनीज़ों को रईस की ख्वाबगाह के लिए तैयार करती थी। जो राज़ी नहीं होती उन्हें ज़बरदस्त ज़हनी अजियतें पहुँचाई जाती थीं। टीवी स्क्रीन पर ऐसे शर्मनाक और दहशतनाक मनाजिर दिखाती थीं कि वह सहम कर ख्वाबगाह में चली जाती थी। वह बदबख्त लड़की आसमान से गिरी और खजूर में अटकी। बाप और भाइयों की नफरत और दुश्मनी से बचने के लिए मुल्क से बाहर जाने का सोचा तो जालिमों ने उसे हरम सराह में पहुंचा दिया। रईस ने वहां से फरार होने का कोई रास्ता नहीं रखा, लेकिन दुनिया में आने का रास्ता है तो जाने का भी रास्ता है। महल सराह के जालिम दरिंदे सोच भी नहीं सकते थे कि वह अपनी आबरू की सलामती के लिए महल की छत से छलांग लगा देगी। वह दरिया के तेज धारे में बहती हुई गई तो दरिया के दोनों किनारों पर दुश्मन ही दुश्मन उसके ताक़ुब में थे। एक तरफ 3 कातिल भाई राइफलें और रॉकेट लॉन्चर लिए हुए थे। दूसरे किनारे पर मुसल्ला सिपाही 15 अदद खूंखार कुत्तों के लिए दौड़ रहे थे। जब मुसाहिब चारों तरफ से घेरते हैं और बचाव का कोई रास्ता नहीं रह जाता तो सिर्फ मायूसी और मौत रह जाती है। ऐसा अक्सर होता है कि जद्दोजहद करने वाले आखिरकार मर जाते हैं, और अक्सर ऐसा भी होता है कि कैब भी इमदाद पहुंच जाती है। एक किनारे पर दौड़ने वाले सिपाहियों और कुत्तों की राह में दलदल आ गई। दूसरी सिमत कातिल भाइयों की जीप का पहिया पंक्चर हो गया और वो उनकी 10 तरह से बहुत दूर निकल गई। वह बहते बहते मूज़ और लहरों की मार खाते खाते बेजान सी होकर साहिल पर आ गई। चारों शानिचित होकर अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगी, या अल्लाह, यह जान तेरी दी हुई है, इसे तू ले ले या मुझे इतनी ताकत दे कि मैं दुश्मनों की दुनिया में आबरू से जी सकूं। वो बड़ी देर तक दुआएं मांगती रही। तब दुआ कबूल हुई। उसके लिए आसमान से सच्चे रब का इनाम उतरने लगा। गुब्बारों से हवा निकल चुकी थी। गैर मामूली दुआओं और फार्मूलों का थैला आकर उसके सीने पर ठहर गया था। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। उसकी शान करीमी वही जानता है। उस पर अल्लाह ताला का खास करम हुआ था। वो चंद लम्हों तक साकित पड़ी रही, अपने सीने पर आकर उतरने वाले थैले और पिचके हुए गुब्बारों को हैरानी से देखती रही। फिर वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। चारों तरफ देखने लगी कि वहाँ और कौन है। ये चीज़ें कौन उस पर फेंक कर तमाशा देख रहा है। वहाँ कोई तमाशा ही नहीं था। दूर तक कोई इंसान और हैवान नहीं था। तब उसे याद आया कि वो चीज़ें सीधी आसमान से आई हैं, जैसे दुआएं शर्फ़ कबूलियत हासिल करके इनाम के तौर पर आती हैं। उसने थैले को उठाकर अपने धड़कते हुए सीने से लगाया। वो नहीं जानती थी कि इसमें क्या है। ये ईमान था कि जो कुछ भी है खुदा का दिया है। वो उसे सीने से लगाए खड़ी हो गई। अगरचे थकन से चूर थी, साहली ज़मीन पर उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी,
लेकिन गैबी इमदाद ने तवानाई पैदा कर दी थी। वो चारों तरफ मोहतात नज़रों से देखती हुई पहाड़ी के दामन में एक तरफ चट्टान के साए में आकर बैठ गई ताकि आसपास से गुजरने वालों की नज़रों में ना आ सके। उसने थैले को खोलकर देखा। ऊपर अमेरिकन डॉलर्स की घड़ियां थीं। वह तकरीबन $50,000 थे। उसने इन्हें निकाल कर एक तरफ रख दिया। इस सहरा और वीराने में वो नोट एक वक्त की रोटी पैदा नहीं कर सकते थे और उसके अतराफ हिफाजती चार दीवारी उठा नहीं सकते थे। फिर उसने हाथ डालकर प्लास्टिक की बोतलें निकालीं। किसी प्लास्टिक की डिब्बिया में खाने की, किसी बोतल में पीने की दवाएं थीं। एक प्लास्टिक के बड़े डिब्बे में इंजेक्शन की नन्ही शीशियां रखी हुई थी। उन पर दवाओं और इंजेक्शनों के नाम लिखे हुए थे। वो एक ज़हीन मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन पहली बार ऐसी दवाओं के नाम पढ़ रही थी। वो जुल्म की मारी हुई ज़िंदगी से हारी हुई सोच रही थी, मैं बीमार नहीं हूँ, इन दवाओं से मुझे क्या हासिल होगा? पता नहीं अल्लाह ताला ने यह सब कुछ मुझे क्यों दिया है। वो मायूस होकर उन्हें थैले से निकाल कर एक तरफ रखने लगी। अब उसके अंदर कागजात के बुलंदे और एक डायरी रखी हुई थी। उसने पहले डायरी निकाली, फिर उसे खोलकर देखा। पहले सफ़े पर लिखा था, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल फिजिकल पावर, हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन जिस्मानी कुव्वत। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डायरी को धड़कते हुए सीने से लगाया। फिर वो दौड़ती हुई चट्टान के साए से निकलकर आसमान को यूं तकने लगी जैसे अपने रहीम और करीम को देख रही हो। वो अपने खुदा से ऐसी ही तवानाई मांग रही थी और वो आसमान से उतरकर उसके हाथों में आ गई थी। वो इस तहरीर को पढ़ने लगी। वहाँ लिखा हुआ था, खुदा ने तवानाई की कोई हद मुकर्रर नहीं की। इंसान जितना तलब करता है उतना उसे देता है, लेकिन तलब जहानत से हो और अमल से हो। मैंने जहानत और अमल से ऐसी दवाएं और इंजेक्शन तैयार किए हैं जो इंसानी जिस्म में गैर मामूली तवानाई पैदा करती हैं। ऐसी तवानाई कि आदमी पत्थर को ठोकर मारे तो वो रेजा रेजा हो जाए, फौलाद को मोड़े तो वो अकड़ भूल कर टेढ़ा हो जाए। दुनिया का बड़े से बड़ा शाहजोर उसके कदमों में तड़पने लगे। उसने सफ़ा उलट कर पढ़ा। वहाँ लिखा हुआ था, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल ब्रेन पावर, हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन दिमागी तवानाई। नीचे लिखा हुआ था, मैंने ऐसी दवाएं तैयार की हैं जो दिमाग को गैर मामूली तवानाई अता करती हैं। इंसानी याददाश्त हैरत अंगेज हो जाती है। आदमी एक बार पढ़कर या एक बार देखकर उस बात की या उस मंजर की तफसील कभी नहीं भूलता। कंप्यूटर किसी तेजी से सोचता समझता और चश्मे ज़दन में सही हिसाब पेश करता है। उसके जहन पर किसी सदमे नज़ल या धमाके का असर नहीं होता। जिस्मानी और जहनी तवानाई की जो दवाएं हैं वो मनफी असर भी दिखाती हैं। अगर ये तवानाइयाँ हासिल करने के बाद आदमी नशा करे तो उसके अंदर हमाकतें भर जाती हैं। इससे इनकार नहीं कि गुमराही से बढ़कर और कोई हमाकत नहीं होती। तीसरे सफ़े पर लिखा था, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल हेयरिंग पावर, हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन कुव्वत समात। चौथे सफ़े पर गैर मामूली कुव्वत बसारत के मुतालिक लिखा हुआ था। 5वें सफ़े पर दर्ज था, मैंने ये दवाएं तैयार करने में बरसों गुजार दिए। यूसुफ अल बुरहान और पाशा नामी इल्मुल अब्दान के माहिर ने इस सिलसिले में मेरी बड़ी मदद की। हमने इन दवाओं को पहले एक बंदर पर आजमाया तो 100% खातिर ख्वाह नतीजा निकला। हमने इस बंदर का नाम हीरो रखा। वो हज़ारों मील दूर की आवाज़ सुन लेता है, गहरी तारीकी में साफ तौर से देख लेता है। उसकी बंदर की जहानत इंसानी जहानत में तब्दील हो रही थी। उसकी इब्तदाई जिस्मानी कुव्वत को देखकर अंदाज़ा होता था कि आइंदा चंद बरसों में वो हाथी से ज़्यादा ताकतवर होगा। इस कामयाबी से खुश होकर मैंने वो दवाएं आजमाई। अगरचा पाशा ने इस सिलसिले में भरपूर साथ दिया था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि एक मुसलमान ऐसी गैर मामूली कुव्वतें हासिल करे। मैंने उसे टालने के लिए कहा, ये दवाएं हमने एक जानवर पर आजमाई हैं, अब मैं एक इंसान की हैसियत से खुद पर आजमाऊंगा। खातिर ख्वाह कामयाबी होगी तो तुम्हें भी एक गैर मामूली इंसान बना दूंगा। पाशा ने कहा, मैं तुम्हारा मोहताज नहीं हूँ और ना ही एक यहूदी पर भरोसा कर सकता हूँ। तजुर्बात के पहले दिन से ही मैं दवाओं की कामयाबी और नाकामी की रिपोर्ट और उन दवाओं के औज़ान नोट करता रहूँ और अपने लिए अलहदा दवाएं तैयार करता रहूँ। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं उन्हें इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। मुझे पाशा की तरफ से खतरा महसूस हुआ। मैं उसके मुकाबले में बहुत बूढ़ा था। अगरचे दवाएं मुझे ताकतवर बना रही थी तो पाशा को भी मुझसे ज़्यादा ताकतवर और जवान बनाती जा रही थी। मैं दवाओं के फार्मूले लेकर एक रात चुपचाप वहाँ से निकल भागा। फिर नगर नगर भटकता हुआ अपने मुल्क इसराइल पहुँच गया। यहूदी जेफरी हेराल्ड ने पूरी तफसील से अपनी दास्तान लिखी थी। बंदर आदमी हीरो के बारे में आखिरी सफ़ात पर लिखा था, अब वो 5.5 फुट का इंसान बन गया है। मुहज़्ज़ब इंसानों की तरह लिबास पहनता है, सिर्फ ज़ुबान से बोल नहीं सकता, कंप्यूटर के ज़रिए गुफ्तगू करता है। अब वो बंदर आदमी हीरो मुझसे बागी हो रहा है। मैं उसे अपना ताबेदार बनाकर रखना चाहता हूँ, लेकिन वो आज़ादी का तकाजा कर रहा है। मैंने उस पर इतनी मेहनत इसलिए नहीं की कि वो आज़ादी के नाम पर किसी दूसरे के जाल में फंस जाए और उसकी गैर मामूली सलाहियतों से दूसरे फ़ायदा उठाएं। हमारा घोड़ा हमें अपनी पीठ पर सवार न करने दे तो उसे गोली मार देना चाहिए। आज रात मैं उसे तफरीह के बहाने किसी वीराने में ले जाऊंगा, फिर उसे गोली मार दूंगा। अब मुझे कत्ल करने की तैयारी करनी है। उसका काम तमाम करने के बाद यह सफ़ा मुकम्मल करूंगा। तहरीर ख़त्म हो गई। वो सफ़ा मुकम्मल नहीं हुआ था।
जमीला राजी ने दूसरे सफ़ात उलट कर देखे, सब सादे थे। वो डायरी लिखने वाला यहूदी जाफरी हेराल्ड वापस आकर सफ़ा मुकम्मल नहीं कर सका था। इससे जाहिर हो रहा था कि वो फिर अपनी डायरी के पास आने के काबिल नहीं रहा। उसने डायरी को भी एक तरफ रख दिया, फिर बैग के अंदर से कागजात का पुलंदा निकाला। सरसरी तौर से देखने पर मालूम हो गया कि वो गैर मामूली दवाओं के फार्मूले हैं और उसमें तरकीब इस्तेमाल भी लिखी हुई थी। वह इन तमाम कागजात को तवज्जो से पढ़ने लगी। मेडिकल की तालीम काम आ रही थी। वह तमाम तिब्बी इस्तिलाहात को समझती जा रही थी। तमाम नुकात को अच्छी तरह समझने के बाद उसने जिस्मानी तवानाई की दवा की एक डिब्बिया उठाई, चट्टान के साए से बाहर खुले आसमान के नीचे आई, फिर रेत पर दोजानू होकर उसने सजदा किया। अल्लाह ताला की मेहरबानियों का शुक्र अदा करते करते रोती रही। फिर सजदे से उठकर उसने डिब्बिया खोलते हुए कहा, यह पहली खुराक शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान है और नहायत रहम वाला है। उसने वो पहली खुराक हलक से उतार ली। 2 आंखें उसे देख रही हैं। हाँ, वो 2 आंखें उसे देख रही हैं। लेकिन वो आंखें किसकी हैं? वो आंखें मेरी हैं। जी हाँ, मैं अपनी दास्तान का आपरावी हूँ। मेरी 2 आंखें देख रही हैं, तभी मैं यह सब कुछ बयान कर रहा हूँ। सवाल पैदा होता है, मैं ये सब कुछ कैसे देख रहा हूँ? क्या जमीला राजी और उसके दुश्मनों की नज़रों से ओझल हूँ और गायब रहकर सारा तमाशा देख रहा हूँ? नहीं, मेरे पास गैब का कोई इल्म नहीं है। वाक़या यूं है कि आदिल ऐना और हीरो को फ्रांस के खुसूसी त्यारे से रुखसत करने के बाद मैं भी इसराइल की सरहद पार करना चाहता था। जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी ने हदायत दी कि मैं इसराइल की शुमाल मशरक़ी सरहद अबूर करूँ। अब मुझे कुछ अरसे मशरक़ वस्ता के ममालिक में रहना चाहिए। जब मैं सरहद की तरफ रवाना हुआ तो मेरे साथ खाने पीने और पहनने ओढ़ने का काफ़ी सामान था और मेरे मजाज के खिलाफ मेरे पास हथियार और कारतूस का ज़ख़ीरा भी था। ज़िंदगी में पहली बार मैं इतने सामान के साथ सफ़र कर रहा था, क्योंकि ये तबरेज़ी साहब का हुक्म था। रास्ते में कोई ख़ास रुकावट पेश नहीं आई। सरहदी चौकी पर बराए नाम फ़ौजी थे। मैंने एक अफसर के दिमाग पर कब्जा जमा कर एक जाली कार्ड दिखाया, खुद को एक आर्मी अफसर साबित किया। अफसर ने मेरी गाड़ी की तलाशी लेने से सिपाहियों को मना कर दिया। फिर मुझे सलूट करके कहा, आपकी इजाज़त हो तो मैं दरिया के साहिल तक आपको छोड़ आऊँ। मैंने कहा, बेशक, तुम मेरे साथ तनहा आ सकते हो। वह मेरे पास आकर बैठ गया। दूसरे लफ्ज़ों में उसे मैंने अपने साथ चलने पर मजबूर किया ताकि मेरे आगे बढ़ जाने के बाद वो पीछे रहकर कोई गड़बड़ न करे। वो साहिल तक मेरे साथ आया। मोटर बोट वाले को हुक्म दिया कि साहिब दरिया में आगे जाना चाहते हैं, उनका सामान बोट में रखो। तमाम सामान बोट में रख दिया गया। मैंने अफसर से अलविदाई मुसाफिया करते हुए कहा, यहाँ मेरी गाड़ी में बैठकर इंतज़ार करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। उसी वक्त सोनिया सानी ने आकर कहा, पापा मैं इसे काबू में रखूँगी, आप जाएं। मैं बोट में आकर बैठ गया। जब वो दरिया की लहरों पर आगे बढ़ी तो मैं लेट गया। ये जनाब तबरेज़ी साहब की हदायत थी कि मैं सो जाऊँ। इस हदायत के मुताबिक मैंने ज़िंदगी में पहली बार असूल के खिलाफ दिमाग को सोने जागने की हदायत नहीं दी। ज़रा सी देर में सो गया या अपनी ज़ात से गाफिल हो गया। तब मैंने देखा कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन मेरी आंखें जाग रही हैं और ये 2 आंखें उसे देख रही हैं। मैंने जमीला राजी को देखा कि वो पैदाइश के पहले लम्हे से नफ़रत और अदावत का शिकार होती आ रही थी। मैंने जो कुछ देखा वो मेरी कोई गैर मामूली क़ुव्वत बसारत नहीं है। ये तबरेज़ी साहब की रूहानी टेलीपैथी थी, जिसने मेरी 2 आंखों को वो मनाजिर दिखाई और मेरे सामने उसकी पूरी हिस्ट्री पेश की थी। फिर मेरी आंख खुल गई। मोटर बोट दरियाई लहरों को चीरती हुई एक सिमत बढ़ती जा रही थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे। रात की तारीकी फैलने वाली थी। जनाब तबरेज़ी साहब की हदायत ने मुझे बोट के ड्राइवर से भी गाफिल रखा था। मैंने अब तक उससे बात नहीं की थी। मैंने पहली बार उसे मुखातिब किया, सुनो, ये हम कहाँ से गुजर रहे हैं? उसने पलट कर मुझे देखा। मैंने अपना सवाल दोहराते हुए पूछा, तुम ये अरबी ज़ुबान ज़रूर समझते होगे? उसने हाँ के अंदाज में सारे लाया, फिर ज़रा करीब होकर मुंह से ज़ुबान निकाल कर दिखाई। उसकी ज़ुबान का अगला हिस्सा कटा हुआ था। वो सुन सकता था, समझ सकता था, लेकिन बोल नहीं सकता था। मैंने उसकी आंखों में झांक कर दिमाग में पहुंचने की राह बनाई। उसके ख्यालात पड़े। वो ओमान का एक बाशिंदा था। यहूदियों से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। दरिया के जिस साहिल पर मैं बोट में सवार हुआ था वो ओमान का ही साहिल था। मैंने बाएं सिमत देखा तो आगे वाली पहाड़ी और वो ही फैली हुई चट्टान का साया नजर आया। जहां मेरी 2 आंखों ने जमीला राजी को देखा था वो नज़र नहीं आ रही थी, मगर जगह वही थी। ड्राइवर ने मेरे हुक्म के मुताबिक बोट साहिल से लगा दी। मेरा सामान उतार कर सूखी रेत पर ले आया। मैंने उसे $5000 दिए तो वो बड़ा हैरान हुआ। मैंने उसके शाने को थपक कर कहा, इसे इनाम समझ कर रख लो और किसी से मेरा जिक्र न करना। वो मशकूर ममनून होकर सलाम करके चला गया। जब उसकी बोट नज़रों से ओझल हो गई तो मैंने फैली हुई चट्टान के करीब जाते हुए आवाज़ दी, जमीला तुम कहाँ हो? मेरी आवाज़ उस वीराने में दूर तक गूंजती हुई गई। मुझे जवाब नहीं मिला। मैंने फिर आवाज़ दी, फिर खामोशी रही। आखिर मैंने कहा, मुझे अजनबी समझकर मुझसे खौफ ना खाओ, मैं तुम्हारा बुजुर्ग हूँ, तुम्हारा बाप हूँ, आ जाओ। नहीं। उसकी एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी। फिर वो रो रो कर कहने लगी, मैं समझ गई थी तुम मेरे बाप हो, भेस बदल कर आए हो। मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देती हूँ, मुझे कत्ल न करो। तब मुझे याद आया कि वो भाई और बाप से खौफज़दा है। मैंने उसे बेटी और खुद को बाप कहकर उसे और ज़्यादा खौफज़दा कर दिया।
मैंने कहा, जमीला तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारा अपना बाप नहीं हूं, ना ही भेस बदल कर आया हूं। दुनिया के सभी बाप अपनी बेटियों से नफरत और अदावत नहीं रखते, उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तुम्हें अपने बाप की मोहब्बत नहीं मिली, मैं तुम्हें बेटी बनाकर बाप की मोहब्बत देने आया हूँ। ये कहकर मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। वो एक बड़े से पत्थर के पीछे सहमी हुई बैठी थी। मैंने उसके अंदर हौसला पैदा किया। उसकी सोच में कहा, यह अजनबी सच्चा लगता है, वैसे भी मुझे इस पर भरोसा करना होगा, मैं कब तक चुपती रहूंगी। वो यहाँ करीब आ जाएगा तो मैं इसका क्या बिगाड़ लूंगी। इस सोच ने उसे सामने आने पर माइल किया। वो पत्थर के पीछे से सहमी हुई सी निकल आई। उसे साहिल पर आए 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे। लिबास अभी तक नम था। सर्द हवा के बायस वह हौले हौले कांप रही थी। मैंने एक अटैची उठाकर उसके करीब रखते हुए कहा, तुम भीगी हुई हो, फौरन इसमें से कोई सा लिबास निकाल कर पहन लो, वरना बीमार पड़ जाओगी। इस अटैची में एक भरा हुआ रिवॉल्वर भी है, अपने पास रखो। पत्थर के पीछे चली जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए दूर जा रहा हूँ। मैं उसे मुंह फेर कर साहिल पर दूर जाने लगा। उसके ख्यालात पड़ने लगा। उसने सबसे पहले अटैची से रिवॉल्वर निकाला था और अब बड़ी हद तक खुद को महफूज समझ रही थी। जब वो एक लिबास निकालकर बड़े से पत्थर के पीछे गई तो मैं उसके दिमाग से निकल आया। इस वक्त तारीकी फैल चुकी थी। कोई 10 मिनट के बाद मैंने दूर आसमान की तरफ देखा। बहुत बुलंदी पर एक लाइट जलती बुझती नजर आ रही थी। हेलीकॉप्टर की धीमी सी आवाज़ थी। मैं रेत पर से बाकी सामान उठाकर चट्टान के साए की तरफ दौड़ते हुए बोला, जमीला वहीं छुपी रहो, कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है। मैं तमाम सामान समेत दौड़ता हुआ चट्टान के साए में आया। वहां छुपने की और कोई जगह नहीं थी। अगर कोई सामने से या दाएं बाएं से साहिल पर आता तो हमें देख लेता, लेकिन बुलंदी से कोई नहीं देख सकता था, क्योंकि बड़ी सी चट्टान छत की तरह दूर तक फैली हुई थी। हेलीकॉप्टर बिल्कुल करीब आ गया। सर्च लाइट की रोशनी साहिल पर और पहाड़ियों पर रेंगती हुई जा रही थी। वो रोशनी 2 बार इस चट्टान पर से गुजरी जिसके साए में हम छुपे हुए थे। फिर वह हेलीकॉप्टर एक लंबा टर्न लेता हुआ वापस चला गया। उसकी आवाज़ दूर जाते जाते मालूम हो गई। मैंने उसके ख्यालात से मालूम किया वह तारीकी मेरी तरफ देख रही थी और मुझसे पूछना चाहती थी कि मैं कौन हूँ और इधर कैसे चलाया हूँ। इससे पहले ही मैंने कहा, दुश्मन फिर आ सकते हैं। अगर वो तादाद में ज़्यादा हुए तो इधर कहीं हेलीकॉप्टर उतार कर हमें ढूंढ निकालेंगे। यहाँ छुपने की कोई दूसरी जगह तलाश करनी होगी। उसने पूछा, हम इस तारीकी में कहाँ भटकेंगे? मेरे पास बहुत सामान है, खाने पीने पहनने ओढ़ने के अलावा लाइट, चार्जर और टॉर्च भी है। मैंने एक बैग में से एक टॉर्च निकालकर उसे दी। सामान की किट अपनी पुश्त पर बांधी। उसने एक बैग अपनी पुश्त पर बांध लिया। गैर मामूली दवाओं का थैला छानने से लटका लिया। मैं दोनों हाथों में 2 बड़ी अटैचियाँ उठाकर टॉर्च की रोशनी में चलने लगा। हम बड़ी देर तक एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की सिमत भटकते रहे। आखिर एक छोटा सा गार नजर आया। हमने करीब पहुंचकर टॉर्च की रोशनी में देखा। गार गहरा नहीं था, एक हुजरे की तरह अंदर जगह बनी हुई थी। सामने एक बड़ा सा पत्थर था जो उस गार को छुपा रहा था। कोई जानवर या सांप नहीं था। कुछ नन्हे नन्हे हशरातुल अर्ज थे। मैंने सामान से जरासीम कुछ दवा निकालकर हर तरफ स्प्रे कर दिया। दवा की तेजी नाकाबिले बर्दाश्त थी। हम खुली फिजा में आ गए। वो मुझे देखकर बोली, हम अभी तक अजनबी हैं। मैंने कहा, तुम एक झूठे गैरतमंद बाप की नफरत को थोड़ी देर के लिए भूलकर ये यकीन कर लो कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारा बाप हूँ। इसके बाद हम अजनबी नहीं रहेंगे। मेरे मेहरबान बुजुर्ग, तुमने मुझे जमीला कहकर पुकारा था, मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं तुम्हारी अलमनाक दास्तान जानता हूँ। क्या तुम जान सकती हो कि गैर मामूली दवाओं का थैला आसमान से तुम्हारे पास कैसे चलाया? नहीं, मैं इसे खुदा की देन समझती हूँ और खुदा किसी तरह भी दे देता है। इसी तरह खुदा ने तुम्हारे काम आने के लिए मुझे भेज दिया है। दरअसल हम इंसान कुदरती अवामिल को और अल्लाह ताला की रज़ा को अच्छी तरह समझ नहीं पाते। इस थैले ने तिलबैब से परवाज़ की थी। खुदा के सिवा कोई नहीं जानता था कि ये तुम्हारे पास आएगा। जो बरगजीदा बुजुर्ग होते हैं उन्हें किसी हद तक आगही हासिल होती है। एक मोहतरम बुजुर्ग को भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई इशारा मिला। उन्होंने मुझे मशरक़ वस्ता के मुख्तलिफ मुल्कों में रहने की हदायत की और मैं इधर चला आया। मुझे ये सुनकर हौसला मिल रहा है कि तुम इन इलाकों में रहोगे और यहाँ के मुसलमान उमरा कुबरा का गुरूर और उनकी बेहसी और उनकी शर्मनाक हरकतें देख सकोगे। मुकद्दर ने मुझे ऐसे वक्त भेजा है जब तुम इंतकाम की आग में तप रही हो। तुमने गैर मामूली कुव्वतें हासिल करने की पहली खुराक खाई है। इंशाल्लाह तुम्हें कुव्वतें हासिल होंगी। सब्र तहम्मुल से मैं जैसा कहूँ वही करती जाओ। वो मेरे करीब आ गई। दोनों हाथों से मेरे बाजू को थाम कर बोली, मैं खुदा से पूछती थी क्या मुझे कभी बाप की मोहब्बत नहीं मिलेगी? आज मेरे खुदा ने मेरी तमाम आरजुएं पूरी कर दी हैं। मैं तुम्हें कैसे मुखातिब करूं? मेरी मुंह बोली बेटियां और बहुएं मुझे पापा कहती हैं। उसने पापा कहकर मेरे सीने पर सा रख दिया। फिर फर्द मुसर्रत से रोने लगी। उसकी मुसर्रतों को और आंसुओं को वही लोग समझ सकते हैं जो बचपन से ही तमाम रिश्तों की मोहब्बतों से महरूम रहे हों, फिर अचानक उन्हें सगे रिश्तों से ज़्यादा गहरी मोहब्बत मिल गई हो। ऐसे में सीना समुंदर बनकर मुसर्रतों के आंसू छलकाता है। मैंने उसे थोड़ी देर खूब रोने दिया। फिर उसके सर को सहलाते हुए कहा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, चलो पेट भरकर खाओ और आराम से सो जाओ।
हम हुजरे नुमा गार में आ गए। वहां मैंने चार्जर लाइट ऑन करके टीन के डिब्बों में पैक किया हुआ खाना निकाला। फिर पहला लुकमा उसके मुंह में रखा तो उसका मुंह खुला रह गया। वो मुझे तकने लगी। मैंने उसकी सोच पड़ी वो मेरी जगह अपने बाप अब्दुल्ला राजी को देख रही थी। हर मोहब्बत करने वाला बाप अपनी छोटी सी बच्ची को जानू पर बिठाकर रोटी खिलाता है। वो मेरे सामने बैठी हुई थी। उठकर मेरे बाएं पहलू में आ गई। मेरे बाएं हाथ अपनी गर्दन में हमाइल करके मुझसे लगकर लुकमा चबाने लगी। फिर उसने एक लुकमा मुझे खिलाया। यूं हमने बड़े प्यार से खूब सेर होकर खाया। फिर मैंने किट में से एक कंबल निकाल कर बिछाया, दूसरा कंबल उसे ओढ़ने के लिए दिया। फिर कहा, हम बारी बारी सोएंगे और पहरा देंगे, तुम अभी सो जाओ, रात के 3 बजे बेदार हो जाओगी, इसके बाद मैं नींद पूरी करूंगा। वह कंबल ओढ़ कर लेट गई। मैंने दवा के वक्त के मुताबिक उसके बाजू में एक इंजेक्शन लगाया। फिर उसके अंदर रहकर उसे फौरन ही सुला दिया। जब वो गहरी नींद सो गई तो मैंने उस पर तनवीमी अमल करके उसके दिमाग को लॉक कर दिया, ताकि गैर मामूली दिमागी तवानाई हासिल करने तक कोई दुश्मन उसके अंदर ना आ सके। फिर मैं गार से बाहर आकर दूर तक देखने लगा। जहां तक टॉर्च की रोशनी जा रही थी वहां तक रेगिस्तान और पहाड़ियों के दामन में हरियाली नजर आ रही थी, वरना बहुत ही खुश्क इलाका था। अतराफ के इलाकों के मुतालिक मेरी मालूमात ना होने के बराबर थी। जमीला राजी ही बता सकती थी कि यहाँ करीब तरीन आबादी कौन सी है। वैसे हम इस बात से अभी बेखबर थे कि रईस के सिपाही और जासूस आसपास की आबादियों में जमीला को ढूंढते फिर रहे थे। उनका ख्याल था कि वह दरिया में तैरती हुई दोनों किनारों की किसी बस्ती में जाकर छुपी हुई है। चूंकि वो दलदल पार करके हमारी मौजूदा पनाहगाह की तरफ नहीं आ सकते थे, इसलिए एक बार हेलीकॉप्टर में चक्कर लगाकर जा चुके थे। बाकी दूसरी बस्तियों में खूंखार कुत्ते लेकर जा रहे थे ताकि किसी घर में झांकना न पड़े। वो कुत्ते दूर ही से जमीला की निशानदेही कर सकते थे, और वो कर रहे थे। उनके ट्रेनर उन्हें बस्तियों की तरफ ले जाना चाहते थे और वो शुमाल मगरिब की तरफ भौंकते जा रहे थे। दूसरी बार भी वो उन्हें दलदल की तरफ ले आए। तब उन्होंने ट्रांसमीटर के जरिए महल के फौजी अफसर से रब्ता किया और कहा, कुत्ते बार बार दलदल की तरफ हमें ला रहे हैं। वह लड़की यकीनन दलदल की उस तरफ है। हमें एक लंबा चक्कर काटकर उधर जाना होगा। तो फिर कबाहत क्या है, फौरन जाओ। आका गुस्से में गरज रहे हैं। अगर वो सुबह से पहले हाजिर ना की गई तो ऐसा कहर नाजिल होगा कि हमारे लिए यहाँ की ज़मीन तंग हो जाएगी। सर, मुश्किल यह है कि दलदल के उधर 2 मील के बाद मुल्क शाम की सरहद है। हम भारी असलहा इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ की सरहदी फ़ौजें गलत फहमी में हम पर जवाबी हमले करेंगी। एक लड़की को गिरफ्तार करने के लिए भारी असलहा इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है? उसके पास कोई हथियार नहीं है। वो कुत्तों को देखते ही घुटने टेक देगी। ऑल राइट सर, हम अभी जा रहे हैं। उनके पास 3 ट्रक थे। 2 ट्रकों में मुसल्ला सिपाही थे और तीसरे ट्रक में 15 अदद खूंखार कुत्ते भौंक रहे थे। उन्हें दलदल के दूसरी तरफ पहुंचने के लिए तकरीबन 25 मील का एक लंबा चक्कर काटना पड़ता, क्योंकि दलदल के तरफ पहाड़ियों का सिलसिला भी था। आधी रात के बाद मैंने कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनी थीं। वो आवाज़ें बहुत दूर से आ रही थीं। मैंने गार में आकर टॉर्च रोशन करते हुए जमीला को झुकाया। उठो, दुश्मन आ रहे हैं। वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। वो परेशान हो गई। मैंने कहा, मैं तन्हा भी उनका मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें सोते जागते भूखे प्यासे हालात का मुकाबला करना और जख्म खाना सिखाऊंगा। क्या तुम 7mm चला सकती हो? मैंने स्कूल में राइफल शूटिंग की तरबियत हासिल की थी, लेकिन यह 7mm मेरे लिए नई चीज़ है। मैंने उसे इस्तेमाल का तरीका बताया। फिर एक रिवॉल्वर देकर कहा, दुश्वारी हो तो कुत्तों को रिवॉल्वर से हलाक कर सकोगी, यहाँ पत्थर के पीछे से फायरिंग करोगी। मैंने सिर्फ 10 मिनट में उसे मुख्तसर तौर से समझाया। बाकी इरादा था कि उसके दिमाग में रहकर उसके हाथों से 7mm चलाऊंगा। मैंने उसे एंटी डार्क गॉगल्स पहनने के लिए दिया। फिर टॉर्च बुझा दी। वो खुश होकर बोली, मैं तारीकी में दूर तक देख सकती हूँ। बहुत दूर से 3 गाड़ियों की हेडलाइट्स दिखाई देने लगी। मैंने राइफल को शाने से लटकाया, रिवॉल्वर को जेब में रखा, रॉकेट लॉन्चर को एक कंधे पर लाद लिया। फिर एंटी डार्क गॉगल्स पहनकर कारतूस की बड़ी पेटी उठाकर वहां से दौड़ता हुआ दूर चला गया। मैं चाहता था हमारे जवाबी हमलों से उन्हें मालूम हो जाए कि जमीला राजी तनहा नहीं है। मैंने ज़रा दूर आकर एक चट्टान के पीछे मोर्चा बना लिया। तकरीबन 200 गज के फासले पर गाड़ियां रुक गई थीं। एक ट्रक से कुत्तों को निकाला गया। वो गार की सिमत देखकर दीवानावार भौंक रहे थे। उनके ट्रेनर उनकी जंजीरों को थामे उन्हें गार की सिमत जाने से रोक रहे थे। एक अफसर मेगाफोन के जरिए अरबी जुबान में कह रहा था, जमीला राजी, छुपने की नादानी ना कर, कुत्तों ने तुम्हारी निशानदेही कर दी है। अगर हम इनकी जंजीरें खोलेंगे तो ये तेरे पास आकर तेरी बोटियां नोच लेंगे। तेरी बेहतरी इसमें है कि तू खुद सामने चली आ। बोलने वाला खामोश हो गया। मैं उसकी खोपड़ी में पहुंच गया। उसकी सोच कह रही थी कि बड़ी मुश्किल है, हम फायरिंग करके इसे धमकियां नहीं दे सकते। उधर शाम की सरहद से फायरिंग शुरू हो जाएगी। उसके ख्यालात से मुझे पता चला कि हम एक और मुल्क की सरहद के करीब हैं। उन्होंने एक ट्रक के ऊपर से एक बड़ी सर्च लाइट ऑन कर दी। उसकी रोशनी गार तक पहुंच रही थी। मैं थोड़े फासले पर था। वो रोशनी घूमती हुई मेरी तरफ से भी आ सकती थी और ये मुझे मंजूर नहीं था। अफसर ने कहा, हम आखिरी वार्निंग देते हैं, तू खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश नहीं करेगी तो हम आंसू गैस फेंकेंगे।
तुझे मजबूरन पनाहगाह से बाहर आना पड़ेगा। मुझे मंजूर नहीं था कि हम आंसू गैस की जद में आए। मैंने लॉन्चर को कांधे पर रखकर सर्च लाइट वाले ट्रक का निशाना लिया, फिर रॉकेट फायर किया। एक जबरदस्त धमाके के साथ वो सर्च लाइट पूरे ट्रक के साथ टुकड़े टुकड़े होकर फिजा में उड़ने लगी। अंधेरी फिजा में शोले आसमान से बातें करने लगे। वो एक निहत्ती लड़की से इतने बड़े हमले की तवक्को कर ही नहीं सकते थे। दूसरे 2 ट्रक तेजी से घूमकर वापस जाने लगे। वो अफसर अपने सिपाहियों से कह रहा था, सरहदी सिपाहियों ने हमला किया है, फौरन यहाँ से दूर निकलो। वो दूर जा रहे थे, लेकिन जबरदस्त धमाकों के बायस ट्रेनर के हाथों से कुत्तों की जंजीर छूट गई। वह भौंकते हुए गार की सिमत दौड़ लगा रहे थे। जमीला ने रिवॉल्वर से पहला फायर किया। मैंने 7mm से तड़ातड़ फायरिंग शुरू की। यह के बाद दीगरे 6 कुत्ते गिरे। फिर दौड़ना तो क्या, रेंगने के काबिल भी नहीं रहे। मैंने जमीला के अंदर रहकर उसके हाथ में राइफल पकड़ाई। वह बड़ी कामयाबी से निशाने पर गोलियां चलाने लगी। उसके करीब आते आते एक कुत्ता भी दौड़ने और छलांगे लगाने के काबिल न रहा। कोई मर गया, कोई जख्मी होकर जमीन पर पड़ा हाँपने लगा। 15 अदद कुत्ते थे, जिनमें से निस्फ से ज्यादा मर गए और बाकी जख्मी होकर नाकार हो गए। उस मेगाफोन वाले अफसर ने अपने सीनियर से कहा, सर वो लड़की ना तो निहत्ती और ना तनहा। किसी मुसल्ला गिरोह या सरहदी फौजियों का तावन उसे हासिल है। उसकी बात खत्म होते ही 2 मील दूर सरहद से छोटी तोपें चलने लगी। गोले आकर ट्रकों के पास और पहाड़ियों के पास गिरकर फटने लगे। वो 2 ट्रक फौरन ही स्टार्ट होकर वहां से भागते चले गए। मैं दौड़ता हुआ जमीला के पास आया, फिर बोला, फौरन सामान उठाओ और यहाँ से चलो। सरहदी फायरिंग से हमें नुकसान पहुंचेगा। दूसरे मुल्क के जासूस हालात का जायजा लेने इधर आएंगे। वो बड़ी फुर्ती से कंबल वगैरह तय करके किट में रखने लगी। मैंने रॉकेट लॉन्चर के हिस्से खोलकर उन्हें अटैची में रखा। अपने अपने रिवॉल्वर जेब में रखे, राइफलें शानों से लटकाईं। कुछ सामान पुश्त पर लादा, कुछ हाथों में लिया, फिर वहां से चल पड़े। मैंने चलते हुए पूछा, कोई अंदाजा है कि हम कहाँ पहुंचेंगे? वो बोली, रईस के सिपाही जिधर से आए थे उधर ही जाना होगा, क्योंकि एक तरफ दरिया है और दूसरी तरफ शाम की सरहद। हम जहां से गुजर रहे थे वहां जख्मी कुत्ते कराह रहे थे। कुछ दम तोड़ रहे थे, कुछ मर चुके थे। धमाके से तबाह होने वाले ट्रक के पास 7 सिपाहियों की लाशें पड़ी थीं। लॉन्चर के एक ही रॉकेट ने बड़ी तबाही मचाई थी। वो लाशों और मलबों के दरमियान से गुजरती हुई बोली, पापा तुमने मुझे जिंदगी गुजारने का एक नया अंदाज दिया है। रईस के इतने सिपाहियों और बोटियां नोचने वाले कुत्तों को मुर्दा देखकर मेरा कलेजा ठंडा हो रहा है, हौसला पैदा हो रहा है कि मैं रईस की हरम सराह को भी खंडर बना दूंगी। मैंने कहा, तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, इसी तरह एक्शन में रहोगी, हालात के हर पहलू पर तवज्जो रखा करोगी तो कभी मात नहीं खाओगी। मसलन मौजूदा हालात में सोचने और समझने के लिए एक पहलू यह है कि तुम अभी जिस अनजानी मंजिल की तरफ जा रही हो वो जगह तुम्हारे लिए किस हद तक महफूज होगी और कैसे खतरात पेश आ सकती हैं। वो इस पहलू पर गौर करने लगी। मैंने कहा, भाई एक वक्त कई पहलुओं पर गौर करना पड़ता है। दूसरा पहलू यह है कि वापस जाने वाले दुश्मन इतना नुकसान उठाने के बाद तुम्हारे मुतल्लिक क्या राय कायम कर रहे होंगे और अब उनका रद्दअमल क्या होगा। हाँ, मुझे इस पहलू पर भी सोचना चाहिए। तीसरा पहलू यह है कि अभी सरहद के करीब जबरदस्त धमाके, फायरिंग और गोलाबारी हुई है। दोनों मुल्कों के फौजी वायरलेस के जरिए एक दूसरे से रब्ता कर रहे होंगे। शाम के फौजियों से दरख्वास्त की जाएगी कि एक मफरूर मुलजमा जमीला राजी को सरहद पार आने ना दिया जाए। फिर इसका मतलब ये समझ में आएगा कि तुम इस इलाके में कहीं छुपती फिर रही हो। फिर तो इस इलाके की किसी भी बस्ती में पनाह नहीं मिलेगी। मैंने हरम सरा में सुना था कि वहाँ 25 खूंखार कुत्ते हैं। हमने यहाँ 15 को ख़त्म किया, अभी 10 बाकी हैं। उन्हें मेरे उतारे हुए लिबास की बू सूंघाई गई होगी। तुम सोचो कि कम से कम खतरा कहाँ है। मैं भी सोच रहा हूँ। मैं मेगाफोन पर बोलने वाले अफसर के अंदर पहुँच गया। उसने ट्रांसमीटर के जरिए सरहद पर होने वाली फायरिंग और गोलाबारी की रिपोर्ट दी थी। अब कह रहा था, हमारे 7 सिपाही और 15 कुत्ते मारे गए हैं, एक ट्रक तबाह हो गया। वह लड़की अब तनहा नहीं है। पहले हमने समझा था कि उसे शाम के सरहदी फौजियों की हमायत हासिल हो गई है, लेकिन वो सरहदी फौजी हमारे इलाके में धमाका होने के बाद गोलाबारी करने लगे और वह 2 मील दूर थे, जबकि वो लड़की सिर्फ 200 गज के फासले पर मुकाबला कर रही थी। दूसरी तरफ से पूछा गया, उस लड़की के पास रॉकेट लॉन्चर कहाँ से आ गया? उसे किसी नामालूम गिरोह की हमायत हासिल हो गई है। हम भी जवाबन भारी असला इस्तेमाल करते तो सरहदी जंग शुरू हो जाती। आप पहले पड़ोसी मुल्क की यह गलत फहमी दूर करें कि हमने सरहद के करीब धमाके नहीं किए हैं। ये कोई गैर मुल्की एजेंसी के लोग हैं। हम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अपने तौर पर कार्रवाई करने वाले हैं। तुम वहीं ठहरो, मैं अभी पड़ोसी मुल्क से रब्ता करने के बाद तुमसे बात करूंगा। उनका रब्ता खत्म हो गया। मैं महल के इंचार्ज अफसर के अंदर पहुंच गया। जब उसने पड़ोसी मुल्क के सरहदी फौजी अफसर से रब्ता किया तो मैंने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाकर दुरुस्त लहजे में कहा, हेलो, ये क्या धांधली है? तुम लोगों ने हमारी ज़मीन पर गोले क्यों बरसाए हैं? दूसरी तरफ से कहा गया, सरहदी छेड़छाड़ तुम्हारी तरफ से हुई है। तुम्हारी तरफ से फायरिंग और धमाके शुरू हुए थे, इसके बाद हमने गोले बरसाए हैं। मैंने अफसर की ज़ुबान से कहा, तुम लोगों को अपनी फौजी ताकत पर बहुत घमंड है। अभी वहाँ हमारी फ़ौज आकर हमला करने वाली है, समझ जाओ। ये कहते ही मैंने रब्ता ख़त्म कराया। फिर मेगाफोन वाले अफसर से रब्ता करके बोला, हमारी बात हो गई है, पड़ोसी मुल्क के फ़ौजी मुदाखलत नहीं करेंगे। तुम जाकर उस लड़की को गिरफ्तार करो
वह बोला, हो सकता है लड़की ने वो जगह छोड़ दी हो, हमें उसे ढूंढने के लिए मजीद कुत्तों की ज़रूरत होगी। मैं अभी ट्रेनर को हुक्म देता हूँ, वो बाकी 10 कुत्ते और मजीद 10 सिपाही लेकर अभी पहुंचेगा। महल के इंचार्ज अफसर ने ट्रेनर को बुलाया, फिर कहा, जमीला राजी की उतरन ले जाकर बाकी कुत्तों को उसकी बू से आशना करो और सिपाहियों के साथ जाओ। दलदली घाटी के पास मजीद फौजी तुम्हारे मुंतजिर हैं। ट्रेनर ने कहा, यस सर, मैं अभी कुत्तों को उसकी बू सूंघाता हूँ। मैं ट्रेनर के अंदर आया। वह वहां से चलता हुआ महल सरा के दरवाजे पर आया। फिर वहां की इंचार्ज लेडी पहलवान आयरन रॉड को बुलाकर बोला, जमीला राजी की उतरन चाहिए, उसके पीछे मजीद कुत्ते भेजे जाएंगे। लेडी रॉड ने इंटरकॉम के जरिए इंचार्ज अफसर से पूछा, क्या ट्रेनर को जमीला की उतरन दी जाए? जी हाँ, मजीद कुत्ते भेजे जाएंगे। वो 15 कुत्ते क्या हुए? वो सब मारे गए। 7 सिपाही भी हलाक हो चुके हैं। जमीला तन्हा नहीं है, उसने किसी गिरोह की हमायत हासिल कर ली है। हमें शुबह है कि वो यहूदी तखरीबकारों से मिल गई है। फिर तो हमारे बाकी 10 कुत्ते भी मार डाले जाएंगे। क्या वो पनाहगाह बदल रही है? शायद ऐसा कर रही है। मेरा ख्याल है उसे ढूंढने के लिए सिर्फ 2 कुत्ते भेजे जाएं। हाँ, ये मुनासिब है, मैं ट्रेनर से कह देती हूँ। वो राब्ता ख़त्म करके हरम सरा के अंदर गई। फिर एक अलमारी के खाने से जमीला का लिबास लाकर ट्रेनर को देते हुए कहा, अफसर का हुक्म है, सिर्फ 2 कुत्ते ले जाओ। ट्रेनर लिबास लेकर वहां से चलाया। महल के पीछे एक बड़े से केज में 10 अदद कुत्ते भौंक रहे थे। उसने महल से बाहर आते एक सिगरेट मुंह में रखा। लाइटर के नन्हे से शोले को भड़काकर सिगरेट सुलगाने लगा। सिगरेट तो चश्मे जदन में सुलग जाता है, मगर वह सुलगाता रहा। जब भड़कती हुई आग के शोले उसके हाथ को जलाने लगे तो उसने घबराकर उस लिबास को दूर फेंक दिया। तब पता चला कि वह सिगरेट नहीं सुलगा रहा था, उस लिबास को जला रहा था। वो दीदे फाड़ कर देखने लगा। सोचने लगा कि आगे बढ़कर जूते से आग बुझाए, फिर बाकी मांदा कपड़ों को कुत्तों के पास ले जाए। मैंने उसे ऐसा सोचने दिया, लेकिन आगे बढ़ने नहीं दिया। आखिर वह लिबास जलकर राख हो गया। मैं जमीला के साथ साथ चलते हुए एक जगह रुककर बैठ गया और ख्याल ख्वानी में मसरूफ रहकर महल के अंदरूनी हालात मालूम कर रहा था और उसका लिबास जलाकर राख कर रहा था। जमीला ने पूछा, पापा, यहाँ बैठे रहने में कोई मसलियत है? हाँ बेटे, मैंने तुम्हारा वो लिबास जो कुत्तों के लिए महल में महफूज रखा गया था उसे जला दिया। अब तुम महफूज हो। वो तुम्हें आइंदा कुत्तों के जरिए तलाश नहीं कर सकेंगे। वो खुश होकर बोली, तुम सच कह रहे हो पापा? मगर तुम तो मेरे पास बैठे हुए हो। वह लिबास वहां कैसे जल गया? बेटी, मैं अपने बारे में रफ्ता रफ्ता बताता रहूंगा, अभी वक्त नहीं है। इतना समझ लो कि मैं टेलीपैथी जानता हूँ और ख्याल ख्वानी के जरिए मैंने महल में पहुंचकर वह लिबास जला दिया है। अब कोई 4 दीवारी मिल जाए तो मैं चार्जर लाइट की रोशनी में तुम्हारा मेकअप करके चेहरा बदल दूंगा। फिर तुम्हें जमीला की हैसियत से कोई नहीं पहचान सकेगा। वह मेरे शाने पर सरक कर बोली, ओ पापा, आप कितने कमालात जानती हैं। बेशक मेरा खुदा मुझ पर मेहरबान है। तुम ज़रा सोचो कि आगे हमें कहाँ जाना है। मैं ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ रहूँगा। मैंने ट्रेनर के पास पहुंचकर देखा, वह तकलीफ से चीखें मार रहा था। लेडी आयरन रॉड उसकी पिटाई करती हुई पूछ रही थी, बता, तूने उसका लिबास क्यों जला डाला? क्या तू जमीला पर आशिक हो गया है? वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था, मगर मैंने उसे कहका लगाकर कहने पर मजबूर किया, मैं उसका आशिक हूँ, दीवाना हूँ। जब हमारा आका उसके पीछे उल्लू बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता? लेडी रॉड ने हबशी गुलामों को हुक्म दिया कि इसे तलवारों से जख्म लगाओ। इस ट्रेनर ने कुत्तों को कितनी ही कनीज़ों का गोश्त खिलाया है। आज इसे कुत्तों के केज में फेंक दो, ये अपना गोश्त भी उन्हें खिलाएगा। मैंने महल के इंचार्ज अफसर के ख्यालात पढ़े। उसने मेगाफोन वाले अफसर को ट्रांसमीटर पर इतला दी। अब कुत्ते जमीला की बू नहीं पा सकेंगे। ट्रेनर की गलती से वह लिबास जल गया है। बहरहाल मजीद मुसल्लह सिपाही 3 ट्रकों में आ रहे हैं। पड़ोसी मुल्क से हमारी बात हो गई है, तुम वहाँ भारी असला इस्तेमाल कर सकते हो। अफसर ने मेरी मर्जी के मुताबिक ये बातें कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया। उसी वक्त इंटरकॉम से इशारा मौसूल हुआ। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। फिर दूसरी तरफ से आका की आवाज़ सुनती अदब से उठकर खड़ा हो गया। फिर बोला, हजूर का इकबाल बुलंद हो, गुलाम हाजिर है। आका ने गरज कर पूछा, गुलाम के बच्चे जमीला कहाँ हैं? रात के 3 बज रहे हैं, मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह खुशखबरी ना मिली तो तुम सबको इबरतनाक सजाएं मिलेंगी। राब्ता ख़त्म हो गया। इंचार्ज अफसर खौफ से थर थर कांप रहा था और जमीला को गालियां दे रहा था। मैंने रईस के अंदर आकर देखा, वो सोने जा रहा था। मैंने उसे जाने दिया। वो शतरंज की बिसात का शाह था। मैं अभी उसे मात दे देता तो बाजी ख़त्म हो जाती। मैंने उसे इसलिए ढील दी कि वह जमीला का शिकार था। सिर्फ वही नहीं, महल सरा में और भी जितने जालिम और शाहजोर थे उन सब से वो हिसाब लेने वाली थी और मैं उसे ये अमली ट्रेनिंग देने वाला था। उसने मुझे मुखातिब किया, पापा, यहाँ से 10 मील के फासले पर शहर अलजर का है। वहाँ अस्पताल की एक नर्स मेरी सहेली है, वो एक क्वार्टर में रहती है। हमें वहाँ छुपने की जगह मिल जाएगी। मैं उसके साथ उठकर चलने लगा। उसने पूछा, महल में क्या हो रहा है? वो ट्रेनर जो बगावत करने वाली हसीनाओं का गोश्त कुत्तों को खिलाता था, आज कुत्तों ने उसका गोश्त खाया। रईस तुम्हारे गिरफ्तार ना होने पर अंगारों पर लौट रहा है। उसने महल के अफसरान को वार्निंग दी है कि सुबह तक तुम्हें गिरफ्तार ना किया गया तो उन सबकी शामत आ जाएगी। वो सुन रही थी और खुश हो रही थी। फिर संजीदगी से बोली, मैंने महल सरा के टीवी स्क्रीन पर एक फरार होने वाली हसीना को देखा है। वह फरार होते वक्त पकड़ी गई थी। उस बेचारी के साथ ऐसा गैर इंसानी सलूक किया गया कि सोचो तो शर्म आती है। फिर कुत्ते उसे भंभोड़ भंभोड़ कर खा गए। मैं पकड़ी जाऊंगी तो मेरे साथ भी ऐसा ही सलूक होगा।
फिर दूसरी इज्जतदार लड़कियों की तरह मेरा भी किस्सा ख़त्म हो जाएगा, मगर मेरे अल्लाह को यह मंजूर नहीं है। वो माबूद मुझे हौसला, कुव्वत और मेरे पापा का सहारा मुझे दे रहा है। मैं उन जालिमों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा, भी जहन को इस मामले पर मरकूज करो कि अलजरका पहुँच कर क्या होगा और कैसे हालात पेश आ सकते हैं। मैं फिर थोड़ी देर खामोश रहूंगा। मैं मेगाफोन वाले अफसर के पास आ गया। वहां मुसल्लह सिपाहियों से भरे मजीद 3 ट्रक आ गए थे और वो 5 ट्रक उस सिमत जा रहे थे जहां हमसे पहले मुकाबला हो चुका था। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर रास्ता बदल दिया। तमाम सिपाही और माते तो उस अफसर की कमांड में थे, इसलिए उसके हुक्म के मुताबिक पड़ोसी मुल्क की सरहद के करीब पहुंच गए। उसने मार्टर गन और रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह के जरिए हमला करने को हुक्म दिया। एक मातियत अफसर ने कहा, सर, आगे पड़ोसी मुल्क के सरहदी फौजी हैं। वो गरज कर बोला कि अपने कमांडर को नालायक समझते हो? हमारी उन फौजियों से बात हो चुकी है, वो इधर नहीं है। इधर जमीला गैर मुल्की एजेंटों के साथ छुपी हुई है, फायर करो। हुक्म की तामील की गई। मार्टर गनों, रॉकेट लॉन्चरों और राइफलों के जरिए तमाम सिपाहियों ने छोटी सी पहाड़ी की तरफ फायरिंग और धमाके शुरू कर दिए। दूसरी तरफ के फौजी पहले ही तैयार थे। उन्होंने उनसे बड़ा हमला किया। कितने ही सिपाही मरने और पीछे हटने लगे। पड़ोसी मुल्क के फौजी जबरदस्त हमले करते हुए सरहद पार करके उन्हें रगीदते हुए दलदल तक ले आए। इसके बाद वापस चले गए, क्योंकि वो 5 ट्रक के सिपाही मारे गए थे। मेरा अल्लाहकार अफसर जिंदा था मगर जख्मी। जमीन पर रेंगता हुआ ट्रांसमीटर तलाश कर रहा था ताकि अफसराने बाला को अपनी हालत ज़ार बयान करे। मैं उसे छोड़कर दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। हम शहर अलजरका के करीब पहुंच रहे थे। जमीला ने कहा, मुझे इस शहर से बहुत मोहब्बत है। जब मैं पैदा हुई और मेरे बाप ने मेरी माँ को घर से और शहर से निकाल दिया तो वो मुझे लेकर अलजरका आ गई। यहाँ मेरा ननियाल है, मगर मैं माँ के पास अभी जाऊंगी तो वह मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगी। रईस के आदमी उसकी ताक में होंगे कि शायद मैं माँ के पास आऊंगी, फिर वो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। दुरुस्त कहती हो, तुम्हें अपनी माँ से दूर रहना चाहिए। अब हम शहर में दाखिल हो रहे हैं। वो देखो, तुम्हारे बाएं तरफ वाली कोठी में तारीकी है। 4 बजने वाले हैं, सभी सो रहे होंगे। क्यों ना हम एक एक कोठी में झांकते चलें, शायद कोई खाली मिल जाए। वैसे तो कई कोठियां खाली मिल सकती हैं। यहाँ के अमीर कबीर लोग हफ्तों और महीनों के लिए याशी की घर से यूरोप के मुल्कों में जाते रहती हैं। वो कोठियां मुकफ्फल रहती हैं। अहाते में माली और चौकीदार रहते हैं। हम उस तारीख कोठी के पास पहुंच गए। वहाँ एक मुसल्ला चौकीदार गेट के कैबिन में मौजूद था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारा आका फरहाद अली तैमूर कोठी में मौजूद है? वो बोला, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? यहाँ कोई फरहाद अली तैमूर नहीं रहता है। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। वो मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों थके हुए मुसाफिर हो, मेरे क्वार्टर में चलकर आराम करो। कोठी मुकफ्फल है, वरना मैं दरवाज़ा खोल देता। मैं चंद लम्हों के लिए उसे छोड़कर सलमान के पास आया। फिर उसे बोला, सुल्ताना के साथ मेरे अंदर आओ, अरबी बोलने वाले से पाला पड़ा है। मैं फिर मुसल्ला चौकीदार के पास आया। वो बोल रहा था, तुम दोनों अभी तक यहाँ खड़े हो, जाओ, चले जाओ। मैंने फिर उस पर कब्जा जमाया। वो चुप हो गया। सलमान और सुल्ताना ने कहा, हम मौजूद हैं। मैंने कहा, मैं इस कोठी में पनाह लूँगा। यहाँ जो मुलाजमीन है उनकी तादाद मालूम करो और उन्हें अपना मामूल बनाओ ताकि मुझे आका समझकर मेरी अतात करें। मैं कोठी में जा रहा हूँ। मैं चौकीदार को सलमान और सुल्ताना के हवाले करके जमीला के साथ अहाते से गुजरकर कोठी के दरवाजे पर आया। एक अटैची में से एक तार निकाला, फिर इसके जरिए दरवाजे को खोल लिया। जमीला हैरानी और दिलचस्पी से देख रही थी। मैं शानदार कोठी के एक शाहाना बिस्तर पर आकर गिर पड़ा। वो बोली, पापा, तुम थक गए हो, तुम्हें आराम से सो जाना चाहिए। तुम्हारी भी नींद अधूरी रह गई है। लेकिन ना मैं सोऊंगा ना तुम्हें सोने दूंगा। यह भी ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा है। जब तक मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का यकीन ना हो तब तक ना आंख बंद करना चाहिए ना गाफिल रहना चाहिए। मैंने अटैची में से मेकअप का सामान निकाला, उसे एक सिंगार मेज़ के आईने के सामने बिठाया, फिर उसका मेकअप करने लगा। सुल्ताना ने आकर पूछा, भाईजान ये कौन है? मेरी एक नई बेटी है। मुझे इसके साथ मशरक़ वस्ता के कई ममालिक में रहना है। तुम अपनी रिपोर्ट सुनाओ। उसने कहा, इस कोठी के मालिक का नाम हस्साम बिन जैद है। रईस इब्ने रईस है। साल में 2-4 महीने पेरिस और लंदन में गुजारता है। पिछले हफ्ते गया है। जल्दी वापसी की तवक्को नहीं। उसके कमरे में दीवार पर उसकी तस्वीर लगी है। आप तस्वीर के जरिए उसकी खोपड़ी में पहुंच सकती है। यहाँ मुलाजिम कितने हैं? 3 हैं, चौकीदार, माली और बावर्ची। सलमान चौकीदार पर अमल कर रहा है। मैंने सानी को माली के पास पहुंचा दिया है। अब मैं बावर्ची पर अमल करने जा रही हूँ। उन तीनों के दिमाग में यह नक्श कर देना कि उनका अक्का हस्साम बिन जैद वापस कोठी में आ गया है। मैं हस्साम के मेकअप में रहूँगा। वो चली गई। मैंने जमीला का मेकअप अधूरा छोड़कर कहा, पहले कुछ ज़रूरी मालूमात हासिल करना चाहता हूँ, फिर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी मेकअप होगा। मैंने एक और बेडरूम खोलकर देखा। वहाँ दीवार पर एक अधेड़ उम्र के शख्स की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। मैं इस तस्वीर की आंखों में झांकते हुए उसके दिमाग में पहुंच गया। फिर जमीला से कहा, यहाँ फैमिली एल्बम होगा, उसे तलाश करो। ये कहकर मैं फिर हस्साम बिन जैद के अंदर आया। वो सो रहा था। उसके चोर ख्यालात उसकी पूरी हिस्ट्री शीट पेश करने लगे। मैं उसकी ज़िंदगी के तमाम चोर गोशों से वाकिफ़ होता गया। जमीला एक एल्बम तलाश करके लाई। उसमें एक नौजवान लड़की की बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर थी। मैंने कहा, हस्साम ने कभी शादी नहीं की, लेकिन लंदन में उसकी एक रखेल है जिसे एक लड़की पैदा हुई थी। वो इस बेटी को अपनी बेटी नहीं मानता है। शायद ये उसी की तस्वीर है। मैं अभी मालूम करता हूँ।
मैं तस्वीर की आंखों में झांकता हुआ उस लड़की के दिमाग में पहुंच गया। वो सो रही थी। उसके ख्वाबीदा ज़हन ने बताया कि वह अस्पताल में है, किसी ने उस पर गोली चलाई थी। वो अपनी माँ और बाप के झगड़े में जख्मी होकर अस्पताल पहुंची हुई थी। जब से वो पैदा हुई थी तब से माँ ने हसाम को कहा था कि इसे बेटी तस्लीम करो और इसे बाप का नाम दो। हसाम ने कहा था, मैं इज्जतदार रईस इब्ने रईस हूँ, एक रखेल की औलाद को अपना नाम नहीं दूंगा। ये बात 19 बरस पुरानी हो गई थी। वो बेटी 19 बरस की हो गई थी। माँ ने इसका नाम डिलाइला रखा था और हसाम से कहला भेजा था कि अगर वो लंदन आकर बेटी को कानूनी तौर पर नहीं अपनाएगा और उसे अपना नाम नहीं देगा तो वो उसकी बेटी को अरब के एक रईस की रखेल बना देगी। यह हसाम की गैरत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि उसकी बेटी मशरिक़ वस्ता के किसी मुसलमान रईस की रखेल बनकर आए। डिलाइला की माँ के पास कुछ ऐसे सबूत थे जिनसे किसी हद तक वह हसाम की बेटी साबित हो जाती। बेटी होना साबित हो या ना हो, यही क्या कम था कि बेटी होने का शुबा शोहरत पाने लगता। उसने फ़ोन पर कहा था कि वह डिलाइला को बेटी तस्लीम करने आ रहे, लेकिन जिस दिन वह लंदन पहुंचा उसी शाम किसी ने डिलाइला को गोली मारी। ऑपरेशन थिएटर में गोली उसके जिस्म से निकाल दी गई थी। उससे पूछा जा रहा था कि किसने गोली मारी है, लेकिन वो खामोश थी। दिमागी तौर पर एबनॉर्मल होने का बहाना करके बाप के खिलाफ बयान नहीं दे रही थी। जब मैंने जमीला के चेहरे पर डिलाइला का मेकअप करते हुए उसे ये तमाम दास्तान सुनाई तो वो रोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? आंसू पहुंचो, मेकअप खराब हो जाएगा। आंसू पहुंच कर बोली, पापा, डिलाइला की दास्तान मुझसे मुख्तलिफ नहीं है। फ़र्क इतना है कि बाप ने अपनी इज्जत और झूठी गैरत के लिए उसे गोली मार दी। मेरे बाप को अभी तक मुझे गोली मारने का मौका नहीं मिला है। जहाँ याशी और हवस परस्ती ज़्यादा होगी वहाँ झूठे गैरतमंद ज़्यादा होंगे। मैंने जमीला को मुकम्मल डिलाइला बना दिया। वो डिलाइला की तस्वीर को और खुद को आईने में देखकर हैरान होती रही। फिर बोली, पापा, तुमने जमीला की हस्ती गुम कर दी है। मुझे अजीब सा लग रहा है कि मैं गुम हो गई हूँ। मैंने अपने चेहरे पर हसाम बिन जैद का मेकअप करते वक्त एक बार डिलाइला के पास जाकर देखा। हसाम आधी रात के बाद बेटी से मिलने चुपचाप अस्पताल में आया था। वो बोल रही थी, डैडी, मैं नॉर्मल नहीं हूँ, पूरे होश हवास में हूँ। आपके खिलाफ बयान दे सकती हूँ, लेकिन इसके बाद क्या होगा? आप जैसे लोगों के पास बहुत दौलत है, आप अदालत का फैसला खरीद लेंगे, मगर मुझे बाप का नाम फिर भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सोचती हूँ क्यों आपको कातिल कहूँ। वो बोला, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और अपनी ज़ुबान बंद रखो। तुम्हें ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजारने के लिए हर माह 15,000 पाउंड मिलते रहा करेंगे। नो डैडी, मुझे आपकी ये मेहरबानी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहती हो? रिवॉल्वर की एक गोली चाहती हूँ। पहली डॉक्टरों ने निकाल दी। उन्होंने मुझ पर जुल्म किया है, मुझे नाजायज़ कहलाने के लिए फिर से ज़िंदा कर दिया है। आप मुसलमान हैं, आपको खुदा का वास्ता एक गोली और मारें। मैं कसम खाती हूँ डॉक्टरों के पहुँचने से पहले मर जाऊँगी। वो गुस्से से बोला, तुम माँ बेटी बहुत ज़िद्दी हो, किसी न किसी तरह मुझे फांसना चाहती हो। मैं ऐसा पागल नहीं हूँ कि यहाँ तुम्हें कत्ल करूँ और गिरफ्तार हो जाऊँ। मैं जाने से पहले कह दूँ कि तुम्हारी माँ तुम्हें किसी की दाश्ता बनाने की हमाकत करेगी तो मैं तुम्हें दाश्ता बनने से पहले ही गोली मार दूंगा। ये कहकर वह अस्पताल के कमरे से चला गया। बेटी दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगी। सलमान ने मुझे मुखातिब करके कहा, भाईजान, वो चौकीदार तनवीमी नींद सो रहा है। मैंने कहा, हसाम बिन जैद के अंदर पहुंचो, उसकी पूरी हिस्ट्री मालूम करो, उसकी बेटी डिलाइला के अंदर हौसला और अज़ाइम पैदा करो, फिर आओ हम हसाम के मुतल्लिक कुछ सोचेंगे। वो चला गया। मैं अपने चेहरे पर हसाम का मेकअप करने लगा और ये मालूम करने लगा कि शहर अलजरका और ओमान में वो किस तरह मसरूफ़ रहते हैं और उसके ख़ास दोस्तों और रिश्तेदारों में कौन क्या है और कहाँ है। वो आदम बेजार था। बहुत कम अफराद से उसके ताल्लुकात थे। उनकी तस्वीरें एल्बम में थी। एक और यहूदी हसीना की तस्वीर थी जिसे उन दिनों उसका रोमांस चल रहा था। वो उसे उंगली पकड़ने देती थी मगर पहुंचने तक पहुंचने नहीं देती थी और उसे अपना दीवाना बनाती रहती थी। इस हसीना के मुतल्लिक भी बहुत कुछ मालूम करना था, लेकिन ऐसी जल्दी भी नहीं थी। इरादा था कि नींद पूरी करने के बाद उधर ध्यान दूंगा। मैंने मेकअप मुकम्मल कर लिया। जमीला ने पीछे से आकर गले में बाहें डालकर कहा, पापा, तुम लाजवाब हो। अगर मैं आंखों के सामने ये रूप बदलते ना देखती तो तुम्हें हसाम बिन जैद ही समझती। पापा कभी तस्लीम ना करती। मैंने कहा, अच्छा अब जाओ और सो जाओ, अभी तुम्हारे सामने बड़े बड़े चैलेंज हैं। वो दूसरी ख्वाबगाह में चली गई। मैं हसाम के बिस्तर पर आकर लेट गया, बत्तियां बुझा दी। फिर सोने से पहले सोचा कि रईस के ख्वाबीदा दिमाग में पहुंचकर जमीला को उसके लिए एक दहशत बना दूं ताकि उसकी नींद हराम हो जाए और वह जमीला को ढूंढता फिरे। ये सोचकर मैं उसके दिमाग में पहुंचा तो एक नया इंकिशाफ हुआ। कोई उसके अंदर बोल रहा था। वो कह रहा था, अल कबीर, मेरी आवाज़ और मेरा लहजा तुम्हें मुतासिर कर रहे, तुम्हारे हवास पर छा रहे और तुम मेरे मामूल बनते जा रहे हो। रईस के ख्वाबीदा दिमाग ने कहा, हाँ, तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारा लहजा मुझे मुतासिर कर रहे, मेरे हवास पर छा रहे, मैं तुम्हारा मामूल बन रहा हूँ। मैं तुम्हारा आमिल हूँ, तुम्हें हुक्म देता हूँ कि खुद को गालियाँ देते रहो। वो हुक्म की तामील करने लगा, खुद को गालियाँ देने लगा। आमिल ने कहा, खामोश हो जाओ। वो खामोश हो गया। आमिल ने कहा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम हमेशा की तरह सुपर मास्टर और हमारे मुल्क के वफादार होगे और किसी भी इस्लामी मुल्क को हम पर तरजीह नहीं दोगे। उसने इस हुक्म की तामील का वादा किया। आमिल ने कहा, तुम अपनी हरम सरा की इंचार्ज लेडी आयरन रॉड और लेडी मैन किलर को ज़्यादा अहमियत और इज्जत दोगे और उन दोनों के मशवरों पर अमल करते रहोगे।
अलकबीर ने मामूल की हैसियत से हुक्म की तामील का वादा किया। आमिल ने कहा, मैं हुक्म देता हूँ कि तुम्हारा दिमाग हसास रहेगा। तुम पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक कर उन लहरों को भगा दोगे, सिर्फ मेरी सोच की लहरों को कभी महसूस नहीं करोगे। इस तरह उस आमिल ने रईस अलकबीर के दिमाग को लॉक कर दिया। फिर कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम 6 घंटे तक तनवीमी नींद सोते रहोगे। थोड़ी देर तक खामोशी रही। वो गहरी नींद में डूब गया। मैं समझ रहा था कि आमिल अभी उसके अंदर मौजूद है और उसकी तनवीमी नींद से मुतमईन हो रहा है। फिर वो उसके दिमाग से चला गया। उसके जाते ही अलकबीर के हसास दिमाग ने मेरी सोच की लहरों को महसूस किया और अपने आमिल के हुक्म के मुताबिक सांस रोक ली। सांस रुकते ही उसकी आंख खुल गई। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। सोचने लगा, अचानक सांस क्यों रुक गई थी। वो कैसा ख्वाब देख रहा था। कोई उसे कुछ बोल रहा था और आका की तरह अहकामात का पाबंद बना रहा था। उस अजनबी आमिल ने अलकबीर पर जो तनवीमी अमल किया था वह बेशक कामयाब रहा था। अगर वह तनवीमी नींद पूरी कर लेता तो आमिल का एक मामूल और ताबेदार बन जाता, लेकिन तनवीमी नींद में गड़बड़ होते ही सारा तिलिस्म टूट गया। अब वो मामूल नहीं रहा था, आमिल जा चुका था। उसे यकीन था कि मामूल 6 घंटे तक उसके हुक्म के मुताबिक सोता रहेगा। मैंने अलकबीर को फिर बिस्तर पर लिटा दिया। उसे टेलीपैथी के जरिए थपक कर सुला दिया। जब वो गहरी नींद में डूब गया तो उसे जमीला राजी की सूरत दिखाई। वह बिलाशुबह हसीन और जमील थी, ख्वाब में और ज़्यादा दिलकश और दिलनशी लग रही थी। वह दोनों बाजू फैलाकर बोला, तुम कहाँ गुम हो गई थी, मेरी आगोश में आ जाओ। वह कहकर लगाकर बोली, अपने खूंखार कुत्तों को भेज दो, वह मुझे तुम्हारे पास लेंगे। मैं तुम्हारे सामने कुत्ता बनने को तैयार हूँ, मेरे पास चली आओ। तुम तो शाह हो, गदागरों की तरह क्यों मांग रहे हो। लाखों दरहम लुटाओ, मैं खरीदी नहीं जाऊंगी। मुसल्ला फौज से हमले कराओ, मैं जेर नहीं हो सकूंगी। तुम एक हरम सरा बनाकर उसके खुदा बन गए, वहां मजबूर लड़कियों की जिंदगी और मौत के मालिक बन गए, उनकी आबरू के खिलाड़ी बन गए। कोई तुम्हारे खिलाफ बगावत करने की जरूरत नहीं कर सकता, मगर अब देखो मैं बगावत करके तुम्हारी इज्जत को, ताकत को और गुरूर को खाक में मिला रही हूँ। जमीला, मेरी ताकत को चैलेंज ना कर। मेरे सर पर सुपर पावर अमेरिका का हाथ है। वो हाथ तुझे एक चुटकी में चूंटी की तरह पकड़कर मेरी हरम सरा में पहुंचा देंगे। मैंने उसे नींद की हालत में उठाया। उसने बिस्तर से उठकर अलमारी के पास आकर एक खंजर निकाला, फिर उसे लाकर अपने तकिए में पैबस्त कर दिया। इसके बाद बिस्तर पर आकर तकिए पर खंजर के पास सर रखकर लेट गया। वह बदस्तूर गहरी नींद में था। जहां से वो ख्वाब अधूरा रह गया था वहां से मैंने फिर शुरू किया। उसने देखा जमीला कह रही थी, अच्छा तो तेरा सुपर पावर मुझे एक चुटकी में पकड़कर तेरी हरमसरा में पहुंचा देगा। तो फिर पुकार अपने सुपर पावर को, मैं तेरा काम तमाम करती हूँ। उसने ख्वाब में देखा जमीला गुस्से से उसकी अलमारी के पास गई, उसे खोलकर एक खंजर निकाला, उसे एक मुट्ठी में जकड़ा, फिर बिजली की तरह कड़क कर बोली, संभल जा सुपर पावर की औलाद, मैं तुझे 0 पावर कर रही हूँ। वो चीख मारती हुई फिजा में खंजर लहराती हुई उछलकर बिस्तर पर आई। फिर उस खंजर के तेज फल को उसके सीने में पैबस्त कर दिया। सीने से खून की एक फवार निकली। अलकबीर चीखें मारता हुआ नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठा। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, उसने मुझे मार डाला है। दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। 2 मुसल्ला सिपाही राइफलें लिए, 2 हबशी गुलाम नंगी तलवारें लिए ख्वाबगाह में आ गए। उनके साथ वहां की इंचार्ज लेडी आयरन रॉड और लेडी मैन किलर भी थी। अलकबीर गरज रहा था, तुम सब कहाँ मर गए थे। जमीला आई थी, उसने मुझ पर खंजर से हमला किया था। वो देखो, मैं बाल बाल बच गया, हमला चूक गया। खंजर मेरे तकिए में पैबस्त है। सब हैरान थे कि इतने सख्त पहरे के बावजूद जमीला कैसे आ गई। पूरे महल में भगदड़ शुरू हो गई। आका कह रहा था कि जमीला आई थी। अगर वो नहीं आई थी तो वो खंजर निशाने से चूक कर तकिए में कैसे पैबस्त हो गया था। किसने खंजर चलाया था। रईस अलकबीर का बड़ा रोब और दबदबा था। महल के मकीन उसकी आहट सुनकर थर्राते थे। तमाम मातियत और गुलाम उसका सामना करते हुए घबराते थे। कोई उसके साय के करीब से गुजर नहीं सकता था। कुछ जाइए कि उस दरिंदा सिफ्त के तकिए में कोई आबदार खंजर घोंप कर चला गया था। पूरे महल में भगदड़ हो रही थी। उस बदमाश को तलाश किया जा रहा था जो रईस को कत्ल करने आया था। शायद निशाना चूक गया था, इसलिए खंजर रईस के जिस्म में नहीं तकिए में पैबस्त हो गया था। पुरानी कहावत के मुताबिक कोई परिंदा भी इस महल में पर नहीं मार सकता था। कोई चूंटी रेंग कर नहीं जा सकती थी। शायद DDT स्प्रे की जाती होगी। गोया इतना सख्त पहरा था कि वहां कोई गैर जरूरी हस्ती दाखिल नहीं हो सकती थी। इसके बावजूद मौत उस रईस की शारक के करीब आकर थम गई थी। महल के सिक्योरिटी गार्ड्स नंगी तलवारें लिए हबशी, वहां के चंद जासूस, रईस के मुशीर और हरमसरा की इंचार्ज लेडी मैन किलर और लेडी आयरन रॉड सभी हैरान परेशान थे कि कातिल वहां दाखिल कैसे हुआ। रईस अलकबीर पूरे यकीन से कह रहा था, दाखिल हुआ नहीं, हुई थी। वह जमीला राजी थी। महल के गार्ड्स, सिपाही और दीगर लोग कभी यकीन नहीं कर सकते थे। महल के गार्ड्स, सिपाही और दीगर लोग कभी यकीन नहीं कर सकते थे कि जमीला जैसी नाजुक अंदाम हसीना तने तनहा महल में दाखिल होकर कातिलाना हमला करने की जुर्रत कर सकेगी। लेकिन महल का कोई बंदा अपने रईस की बात को झुठला नहीं सकता था। जब आका कह रहा था तो गुलाम ये कहने की जुर्रत नहीं कर सकते थे कि आका की आंखों ने धोखा खाया है। इससे पहले जमीला ने मेरे ताउन से उन 25 खूंखार कुत्तों में से 15 को हलाक कर दिया था।
मैंने उसका उतरा हुआ वो लिबास कुत्तों के ट्रेनर के जरिए जलवा दिया, जिस लिबास की बू सूंघकर कुत्ते जमीला का पीछा करते थे। दुश्मनों को यकीन हो गया था कि एक तनहा लड़की इतनी तबाहियां नहीं फैला सकेगी, वो किसी गिरोह से मिल गई है। जमीला की इन कामयाबियों ने महल के तमाम अफराद को यह सोचने पर मजबूर किया कि जो लड़की इस कदर दिलेरी से मुकाबला कर सकती है, वो अपने गिरोह की मदद से महल में दाखिल होकर कातिलाना हमला भी कर सकती है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ये तस्लीम कर लेते कि वह महल में किसी तरह दाखिल हो गई थी, तो रईस अल कबीर उन्हें मुलाजमत से खारिज कर देता या सबको एक कतार में खड़ा करने के बाद गोली मारने का हुक्म दे देता। इसलिए सब ये साबित कर रहे थे कि वो रात को जागते रहे और ड्यूटी पर हमेशा की तरह मोहतात रहे। वैसे कोई ऐसा सुराग नहीं मिल रहा था कि जमीला ज़मीन पर चलकर या महल की छतों पर से गुजरकर रईस की ख्वाबगाह में दाखिल हुई थी। इस महल का एक अमरीकी जासूस रईस अल कबीर से तरह तरह के सवालात कर रहा था कि जमीला किस तरह कमरे में दाखिल हुई थी, कैसे खंजर निकाला था और कैसे हमला किया। रईस अल कबीर ने खुद को बचाने की जद्दोजहद क्यों नहीं की? रईस ने कहा, मैं खुद हैरान हूं कि मैंने उस नाजुक अंदाम लड़की पर हावी होने की कोशिश क्यों नहीं की। मैं खुद को बेदस्तोपा महसूस कर रहा था, शायद उसने मुझ पर कोई अमल किया था। हरमसरा की इंचार्ज लेडी आयरन रॉड ये बातें सुन रही थी। वह जानती थी कि सुपर मास्टर ने एक नए टेलीपैथी जानने वाले डी हार्वे को पिछली रात हुक्म दिया था कि वो रईस अल कबीर के दिमाग पर कब्जा जमाए और उस रईस को लेडी आयरन रॉड और लेडी मैन किलर का मुतियो फरमा बरदार बनाकर रखे। पिछली रात डी हार्वे लेडी आयरन रॉड के पास आया था और उसे बताया था कि वह रईस अल कबीर पर तनवीमी अमल कर चुका है, आइंदा वो हमारे इशारों पर चलेगा। ये बात अभी उन लोगों को मालूम नहीं थी कि मैंने डी हार्वे के तनवीमी अमल को नाकाम बना दिया है। उसके अमल के तकरीबन आधे घंटे बाद ही रईस अल कबीर ने जमीला की आमद का और उसके कातलाना हमले का शोर मचा दिया था। लेडी आयरन रॉड अपने कमरे में आ गई। उसने दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर एक ट्रांसमीटर के जरिए अपने किसी एजेंट को मुखातिब किया, फिर कहा, सुपर मास्टर से कहो 5 मिनट के अंदर डी हार्वे को मेरे पास भेज दे। उसने ट्रांसमीटर को ऑफ करके एक जगह छुपा दिया। डी हार्वे ने 5 मिनट से पहले उसके दिमाग में पहुंचकर पूछा, हेलो क्या बात है? लेडी आयरन रॉड उसे पूरी तफसीलात बताने लगी कि किस तरह रईस अल कबीर पर नाकाम कातिलाना हमला हुआ है और रईस का दावा है कि उसकी ख्वाबगाह में जमीला ने तनहा आकर उस पर हमला किया था। हार्वे ने कहा, तुम जो वक्त बता रही हो उसके मुताबिक मैंने सिर्फ आधा घंटा पहले रईस अल कबीर पर तनवीमी अमल किया था और उसे तनवीमी नींद सुलाकर चला गया था। मेरे अमल के मुताबिक उसे 6 घंटे बाद तनवीमी नींद से बेदार होना चाहिए था, लेकिन वो आधे घंटे बाद कैसे बेदार हो गया? क्या जमीला ने आकर उसे जगाया था? शायद यही बात होगी। ऐसा है तो वो कितनी दिलेर है कि दुश्मन को जगाकर हमला करती है। तुम इस बात पर हैरान हो और मैं ये सोचकर मायूस हो रहा हूँ कि जमीला ने उसे जगाकर मेरे अमल को नाकाम बना दिया है। अब ना वो मेरा मामूल रहेगा और ना ही तुम्हारी लेडी मैन किलर के ज़ेरे असर रहेगा। वाकई तनवीमी अमल के सिलसिले में तुम्हें नाकामी हुई है। वैसे तुम फिर दूसरी रात उस पर अमल कर सकते हो, लेकिन यह हैरानी की बात है कि जमीला यहाँ आकर सिर्फ मौत की धमकी देकर कैसे खैरियत से चली गई और किसी ने उसे नहीं देखा। हाँ, यह हैरानी की बात है, उसका सुराग लगाना चाहिए। मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया है। रईस अल कबीर सहमा हुआ भी है और गुस्से से गरज भी रहा है। ऐसी हालत में वो किस कदर सही बयान दे रहा है ये तुम्हें उसके अंदर जाकर उसके ख्यालात पढ़कर मालूम कर सकते हो। अच्छी बात है, मैं अभी जाकर उसके अंदर की बातें मालूम करता हूँ। डी हार्वे उससे रुखसत होकर रईस अल कबीर के अंदर आया और पिछली रात के तमाम ख्यालात पढ़ने लगा। रईस की सोच कह रही थी कि वो रात को अजीबोगरीब ख्वाब देखता रहा। कोई नामालूम शख्स उसके हवास पर छा जाने के लिए उस पर किसी तरह का अमल कर रहा था और उसे हुक्म दे रहा था कि वो आइंदा लेडी आयरन रॉड और लेडी मैन किलर के ज़ेरे असर रहेगा और उनके मशवरों को तस्लीम करता रहेगा। फिर उस नामालूम शख्स ने मुझे गहरी नींद सोने का हुक्म दिया। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि कितनी देर तक सोता रहा। अचानक ही जमीला ने मेरी ख्वाबगाह में आकर मुझे चौंका दिया। डी हार्वे ने उसकी सोच में सवाल किया, ऐसा नहीं हो सकता कि वह जमीला ख्वाब में नजर आई हो? रईस की सोच ने कहा, हरगिज़ नहीं। अगर वो ख्वाब में आती तो मेरे तकिए पर खंजर किसने पेवस्त किया? इस हकीकत का जवाब किसी के पास नहीं था। वो खंजर इस बात का सबूत था कि उसकी ख्वाबगाह में जमीला आई थी। डी हार्वे ये सोच सकता था कि शायद किसी दुश्मन ने टेलीपैथी के जरिए ऐसी उलझन पैदा की हो, लेकिन सुपर मास्टर और उसके टेलीपैथी जानने वालों की जासूसी रिपोर्ट में ये दर्ज नहीं था कि कोई और टेलीपैथी जानने वाला इन मुस्लिम ममालिक में कहीं है। और ये तो वो सोच भी नहीं सकते थे कि फरहाद अली तैमूर वहाँ मौजूद होगा, क्योंकि मैं अपनी इब्तदाई टेलीपैथी वाली ज़िंदगी से लेकर अब तक कभी मशरिक़ वस्ता की तरफ नहीं गया था। डी हार्वे ने लेडी आयरन रॉड के पास आकर कहा, उसके ख्यालात बता रहे हैं कि जमीला आई थी। वो बोली, क्या वो छलावा या जादूगर नहीं बन गया कि महल में सिर्फ रईस को नजर आती है? आखिर कहाँ से आई थी और किस चोर दरवाजे से गायब हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि जमीला ने किसी टेलीपैथी जानने वाले को दोस्त बना लिया हो? मेरी मालूमात नाकिस नहीं है। यहाँ कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला नहीं है। सुपर मास्टर के पास फरहाद और उसके तमाम टेलीपैथी जानने वालों की फहरिस्त मौजूद है और उसमें दर्ज है कि कौन किस मुल्क में मसरूफ़ है। आजकल उनके अक्सर टेलीपैथी जानने वाले इदारे में या पेरिस में हैं। जब जमीला को जबरन हरमसरा में लाया गया था तो उसकी तस्वीरें उतारी गई थी। मैं उसकी चंद तस्वीर भेज रही हूँ, ये बेहतर होगा। मैं तस्वीर के जरिए उसके अंदर पहुंचकर मालूम कर सकूंगा कि वो कहाँ है और क्या करती फिर रही है। डी हार्वे चला गया।
लेडी आयरन रॉड और लेडी मैन किलर के अलावा दूसरे खास मुशीरों और मुहाफिजों के लिए रईस अल कबीर एक मसला बन गया। अपनी ख्वाबगाह में बैठा हुआ था मगर सोना नहीं चाहता था। पिछली रात से जाग रहा था और एक एक से पूछ रहा था, मैं कैसे सो सकता हूँ? लाखों डॉलर के इस महल में मेरी ज़िंदगी खतरे में है। इस बात की क्या ज़मानत है कि मेरे सोते ही जमीला फिर नहीं आएगी? तुम लोग हराम की तनख्वाहें लेते हो और हराम खाते हो। वो मुझे कत्ल करके चली जाएगी तो तुम लोगों का क्या बिगड़ेगा? तुम लोग किसी और आका के गुलाम बन जाओगे। उसे तसल्लियाँ दी जा रही थी कि अब एक चूंटी भी ख्वाबगाह में दाखिल नहीं हो सकेगी। ख्वाबगाह के चारों तरफ मुसल्ला मुहाफिज खड़े रहेंगे, छत पर भी गार्ड्स मौजूद रहेंगे। खतरे का अलार्म ऑन रखा जाएगा। कोई भी छुप कर आना चाहेगा तो खुदकार घंटियां बजने लगेंगी। रईस अल कबीर को जागने की आदत नहीं थी। नींद फिर गालिब आ रही थी। वो जागते रहने की जिद के बावजूद आखिर सो गया। मैं तो बहुत पहले ही नींद के आगोश में चला गया था। जमीला भी थकन से चूर थी, दूसरी ख्वाबगाह में सो रही थी। हम बाप बेटी ने अपने चेहरे और हुलिये बदल लिए थे। मैं हसाम बिन जैद बन गया था और जमीला हसाम की बेटी डिलाइला बनी हुई थी। दूसरे दिन 12 बजे मेरी आंख खुल गई। गुसल करने के बाद पिछली रात की सारी थकन उतर गई। जमीला अभी तक गहरी नींद में थी। मैंने उसे जगाकर कहा, कम से कम सोने की कोशिश करो, अभी तुम्हारे सामने बड़े बड़े चैलेंज हैं। उसने मुझे सलाम किया, फिर एक लिबास लेकर बाथरूम में चली गई। पिछली रात सलमान और सुल्ताना वगैरह ने हसाम बिन जैद की कोठी के चौकीदार, माली और दूसरे मुलाजमीन पर अमल करके ये समझा दिया था कि उनका आका अपनी अंग्रेज़ बेटी के साथ लंदन से आ गया है। मुलाजिम ने मुझसे नाश्ते के लिए पूछा। मैंने कहा, बेबी को गुसल से फारिग होने दो, फिर कुछ खाया पिया जाएगा। वो चला गया। उसकी सोच ने बताया कि वो अपने आका का बहुत मुंह चढ़ा मुलाजिम है और आका की अय्याशियों के मुतालिक बहुत कुछ जानता है। उस यहूदी हसीना के बारे में भी जानता है जो आजकल उसके आका के हवास पर छाई रहती है। मैंने पिछली रात वाली वो एल्बम निकाली। उसमें उस हसीना की एक पोस्ट कार्ड साइज़ की तस्वीर थी। मैं उसकी आंखों में झांकते झांकते उसके अंदर पहुंच गया। उसका नाम कैली राफील था। इसराइली इंटेलिजेंस की बहुत ही तेज़ तर्रार हसीना समझी जाती थी। वो कहती थी कि मैं गीले साबुन को मुट्ठी से फिसलने नहीं देती। मर्द की क्या मजाल है कि मेरे हाथों से फिसल जाए। उन दिनों से हसाम बिन जैद के पीछे लगा दिया गया था और अब इस मक्कार हसीना ने हसाम को अपने हुस्न शबाब के पीछे लगा रखा था। मकसद ये था कि मुसलमानों की बुनियाद परस्ती ख़त्म की जाए। इस इलाके में चंद ऐसे मुसलमान अमीर कबीर लोग थे जो इस्लामी असूलों के सख्ती से पाबंद थे। वो कहते थे कि पहले अपने घर को काफरों से बचाया जाए, उनसे तिजारती राब्ते कम से कम हों, और सबसे अहम बात यह कि किसी मुसलमान को एक ईसाई या यहूदी औरत से शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर का निज़ाम और बच्चों की तरबियत औरतों के ज़िम्मे ही होता है। अगर यहूदी औरत को बीवी बनाकर लाओगे तो वह तुम्हारी औलाद को या तो मुकम्मल यहूदी बना देगी या फिर यहूदियों से मोहब्बत और दोस्ती पर मजबूर कर देगी। एक अरसे से मशरिक़ वस्ता के इस्लामी ममालिक में यही हो रहा था। मुसलमान अमीर कबीर लोग अय्याशी के लिए यूरोप और अमेरिका जाते थे। वहाँ ईसाई या यहूदी हसीनाओं पर मर मिटते थे, उनसे शादियाँ करते थे या उनसे अपनी औलादें पैदा करके उन्हें अपना नाम और दौलत का कुछ हिस्सा देने पर मजबूर हो जाते थे। हसाम बिन जैद के जिस ईसाई औरत से ताल्लुकात थे, अब उसे होने वाली बेटी डिलाइला का बाप कहलाने से इनकार कर रहा था। दुश्मन चाहते थे कि इस्लामी ममालिक में ईसाई और यहूदी बच्चों का इजाफा हो। बाप मुसलमान हो कोई बात नहीं, मगर बच्चों की तरबियत तो मुसलमानों जैसी नहीं होगी। वो आधे तीतर और आधे बटेर होंगे और उनकी माएँ उन्हें काबू में रखा करेंगी। कैली राफील का मकसद भी यही था। उसने हसाम को दीवाना बना रखा था। कहती थी, जो मेरा शौहर होगा वही मेरे जिस्म जान का मालिक होगा। कैली ने पता नहीं कितनों को इस तरह उल्लू बनाया होगा। हसाम भी उल्लू बनकर यही समझ रहा था कि वो एक कवारी हसीना है। ये ना मिली तो समझो दुनिया में कुछ नहीं मिला। किस काम की ऐसी दौलत जो कैली जैसी दोशीज़ा को हासिल न कर सके। उसे हासिल करने के लिए वह डिलाइला को बेटी बनाने से इनकार कर रहा था। उसकी राह में दो रुकावटें थीं, एक डिलाइला और दूसरे वह मुसलमान जिन्होंने यह तंजीम बनाई थी और अहद किया था कि किसी गैर मुस्लिम औरत से शादी नहीं करेंगे और दूसरे मुसलमानों को भी ऐसा करने से बाज रखेंगे। कैली का जादू कुछ ऐसा सर चढ़कर बोल रहा था कि उसने बेटी को रास्ते से हटाने के लिए उसे गोली मार दी। मैंने कैली के ख्यालात पढ़ते पढ़ते सोचा कि डिलाइला की खैरियत मालूम करना चाहिए। यह सोचकर उसके पास जाना चाहा तो नाकाम रहा। उसका दिमाग मुर्दा हो चुका था। मुझे बहुत दुख पहुंचा। डॉक्टरों ने उसे बचा लिया था, फिर कैसे मर गई। मैंने हसाम बिन जैद के अंदर पहुंचकर मालूम किया, पिछली रात वो बेटी से मिलने अस्पताल गया था और बेटी ने आखिरी फरमाइश की थी कि बाप उसे गोली मारे, लेकिन वह बेरहम अस्पताल में ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए वहां से चला गया। दूसरी सुबह वो अपने बिस्तर पर मुर्दा पाई गई। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक जिसे बंदूक की गोली ना मार सकी उसे किसी सदमे ने मार दिया था। बेशक किसी गैर मुस्लिम से ना शादी करना चाहिए ना औलाद पैदा करना चाहिए, और अगर ऐसा हो जाए तो एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि उसके जायज़ हकूक़ अदा करे। फिर ये कि तमाम गैर मुस्लिम दुश्मन नहीं होते। डिलाइला तो बाप का नाम हासिल करने के लिए इस्लाम कबूल करने पर राज़ी थी, लेकिन हसाम की खोपड़ी पर कैली नाच रही थी। मेरी ख्याल ख्वानी का सिलसिला टूट गया। जमीला राजी गुसल वगैरह से फारिग होकर ताज़ा दम हो गई थी। मेरे पास आकर बोली, मैंने एक गैर मामूली दवा खाई है, अब भूख लग रही है। मैंने मुलाजिम को बुलाकर खाना लगाने को कहा। फिर जमीला को हसाम, डिलाइला और कैली के मुतालिक बताया। उसने डिलाइला की मौत पर अफसोस का इजहार किया और कहा, पापा, हसाम और कैली को सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हसाम बिन जैद तुम्हारे सामने बैठा है। उसने चौंक कर मुझे देखा। मैंने कहा, और मेरे सामने डिलाइला बैठी है, लिहाजा ये भूल जाओ कि मर चुकी है, वो तुम्हारे रूप में जिंदा है।
वो उदासी से सर झुकाए बैठी हुई थी। मैंने पूछा, अब क्या हुआ? सोच रही हूँ अपने बाप और भाइयों से सामना होता तो वो भी मुझे जिंदा ना छोड़ते, या मैं उनकी झूठी गैरत देखकर खुद ही सदमे से मर जाती। मरता वही है जिसकी मौत आती है। वो डिलाइला कुछ न कर सकी, सदमे से मर गई। मगर खुदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें दवाओं के जरिए तवानाई हासिल हो रही है और मैं तुम्हें गाइड करूंगा। हंसती बोलती रहा करो। मुलाजिम ने मेज़ पर खाना लगाया। खाने के दौरान मैंने जमीला को बताया कि रात को खाने से पहले मैंने रईस अल कबीर को किस तरह दहशत ज़दा किया है। सुबह होने तक पूरे महल में लोग जमीला को तलाश करते रहे। ये मौमा उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो किस रास्ते से रईस की ख्वाबगाह में आकर गायब हो गई। जमीला सुन रही थी और खुश हो रही थी। उसने कहा, वो खंजर उसके सीने में पैवस्त हो जाता तो अच्छा था। मैंने कहा, इस तरह वो फौरन मर जाता। ऐसे अय्याश दुश्मन को दहशत में मुब्तला करते रहना चाहिए। फिर यह कि वो तुम्हारा शिकार है, तुम एक दिन उससे निपटोगी। मैंने उसे कहा कि वो थोड़ी देर मुझे मुखातिब ना करे, मैं ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ रहूँगा। हम खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए। मैं कैली के पास पहुंच गया। वह हसाम के साथ एक रेस्तोरां में बैठी हुई थी और हसाम अपनी मजबूरियां बयान करते हुए कह रहा था, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूँ, मगर तुमसे शादी नहीं कर सकूंगा। मेरे इलाके के मुसलमान अकाबरीन मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। वो बोली, तुम सब मुसलमान बहुत ही पसमानदा और दकियानूसी ख्यालात के हामिल हो। ख़ास तौर पर यहूदियों को अपना दुश्मन समझते हो। दुनिया की तमाम कौमें अपना अपना एक अलहदा मुल्क बनाती हैं। अगर हम यहूदियों ने एक छोटा सा मुल्क इसराइल कायम किया है तो दुनिया के तमाम मुसलमान हमारी मुखालफत क्यों करते हैं? बैतुल मुक़द्दस सिर्फ मुसलमानों का नहीं, यहूदियों और ईसाइयों का भी है, और हम मुसलमानों को वहाँ ज़ियारत के लिए जाने और नमाज़ पढ़ने से रोकते नहीं हैं। तुम दुरुस्त कहती हो, मगर ये मजहबी और सियासी बातें हैं। तुम्हारी जैसी हसीना से सिर्फ रोमांस की बातें अच्छी लगती हैं। मैं भी यही कहती हूँ, मेरी मोहब्बत को देखो, क्या मैं बेवफा और फरेबी नजर आती हूँ? बात बेवफाई की नहीं, मैं तुम्हें शरीक हयात बनाकर अपने इलाके में नहीं ले जा सकूंगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरी दुल्हन बनकर यहाँ लंदन में रहा करो? यहाँ रहकर मुझे क्या हासिल होगा? क्या तुमसे होने वाले बच्चे कानूनी तौर पर तुम्हारी दौलत और जायदाद के वारिस होंगे? बेशक मैं यूरोप के किसी मुल्क में भी उन बच्चों के लिए जायदाद खरीदूंगा। बाप मशरक़ वस्ता में रहेगा और उनसे होने वाली औलाद को यूरोप में जायदाद मिलेगी। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। वहाँ मुसलमानों की अक्सरियत ने पाबंदियाँ आयद की हैं कि यहूदी औरतों से पैदा होने वाले बच्चों के नाम मशरक़ वस्ता की ज़मीन का 1 इंच टुकड़ा भी ना लिखा जाए, वरना यहूदी रफ्ता रफ्ता यहाँ के मालिक बन जाएंगे। तुम लोग बड़े मुतअस्सिब हो। जब मुझ जैसी यहूदी औरत अपना हुस्न और शबाब और पूरी ज़िंदगी देती है तो तुम अपने मुल्क की ज़मीन का एक टुकड़ा उस औलाद को नहीं दे सकते, जो सिर्फ हमारी नहीं होती, तुम्हारी भी होती है। यूँ सोचा जाए तो हम मुतअस्सिब नज़र आते हैं, लेकिन दानाई से समझा जाए तो ये यहूदी सियासत है। आइंदा चंद रस्लों में यहाँ की ज़मीनें यहूदियों की मलकियत कहलाएंगी। फिर तो मेरी तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकेगी। तुम मुझे देख देख कर ललचाते ही रहोगे। प्लीज़ दिल तोड़ने वाली बात ना करो। मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा। क्या ज़बरदस्ती हासिल करोगे? क्या मुझे यहाँ से अगवा कराने का इरादा है? तो मेरी तलब और ज़िद को नहीं जानती हो। मेरी मतलूबा चीज़ मोहब्बत से या दौलत से हासिल ना हो तो मैं उसे जबरन हासिल कर लेता हूँ। वस्कर बोली, मैं जानती हूँ तुम बड़े ज़िद्दी हो। अगर मुझे ज़बरदस्ती भी हासिल नहीं कर सकोगे तो किसी दिन अपनी बेटी डिलाइला की तरह मुझे भी गोली मार दोगे। उसने चौंक कर कैली को देखा, फिर पूछा, यह क्या बकवास है? मेरी कोई बेटी है ना कभी थी, और ना ही मैंने कभी किसी पर गोली चलाई है। कैली ने अपने हैंडबैग से एक वीडियो कैसेट निकालकर उसे देते हुए कहा, इसे अपने बंगले में जाकर देखो। जब तुम डिलाइला पर गोली चला रहे थे उस वक्त के मनाजिर इसमें नजर आएंगे। वो कैसेट को लेकर हैरानी और परेशानी से कैली को देख रहा था। वो बोली, इसमें उस वक्त का मंजर भी है जब तुम उस बेचारी से अस्पताल में मिलने गए थे और उसने कहा था कि वह तुम्हारे खिलाफ कोई बयान नहीं देगी। उसने ख्वाहिश की थी कि तुम उसे फिर एक गोली मारो। वो तुम्हारे हाथों मरना चाहती है। वो सुन रहा था और उसे घूर कर देख रहा था, फिर बोला, इसका मतलब है तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो, मुझे ब्लैकमेल करने का सामान कर चुकी हो। मैं ऐसा जूता नहीं पहनती जो मेरा पाँव काटे। तुमने अभी अभी अपनी ज़ुबान से कहा है कि मुझे जबरन हासिल कर सकते हो। क्या मुझे खतरात से निमटने के लिए तुम्हारी कोई कमजोरी अपने पास नहीं रखना चाहिए? क्या एक बेवकूफ़ औरत की तरह अगवा होकर तुम्हारी ख्वाबगाह में पहुंच जाना चाहिए? वो खामोशी से कॉफ़ी पीने और सोचने लगा, ऐसी हसीना को हासिल करे या ना करे, मगर अब उससे इख्तलाफ नहीं रख सकता था। दोस्ती में ही भलाई थी। वो बोली, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ। सिर्फ अपने बचाव के लिए तुम्हारी एक कमजोरी अपने पास रखी है। मेरे बस में होता तो दिल चीर कर दिखा देती कि किस तरह तुम्हारी दीवानी हूँ। मैं भी दीवाना हूँ। काश के तुम मुसलमान होती, मैं भी निकाह पढ़वा लेता। तो फिर समझ लो कि मैं मुसलमान हूँ। मेरा कोई इस्लामी नाम रख दो। अपने इलाके के मुसलमान अकाबरीन को मुतमईन कर दो कि तुमने एक मुसलमान लड़की से शादी की है। उसने खुश होकर पूछा, क्या तुम इस्लाम कबूल करोगी? उसने पूछा, क्या तुम यहूदियत कबूल करोगे? हरगिज़ नहीं, मैं अपने दीन से नहीं फिर सकता। फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने मज़हब से फिर जाऊँगी? तुम्हारे मुसलमान अकाबरीन के सवालात से तुम्हें बचाने के लिए सिर्फ दिखावे के लिए मुसलमान बनकर रहा करूँगी। वो सोच में पड़ गया। उसे हर सूरत से हासिल करना चाहता था और वह ऐसा रास्ता दिखा रही थी कि उसे सारी दुनिया के सामने शरीक हयात बनाकर ज़िंदगी गुजारनी पड़ती। उसे होने वाले बच्चे उसकी जायदाद के वारिस होते। चूंकि वो अंदर से यहूदी रहती इसलिए अपने बच्चों को वही बनाकर रखती। दुनिया में एक से बढ़कर एक हसीन औरतें हैं, लेकिन एक अय्याश को जो हसीना नहीं मिलती वो उसी के पीछे पागल हो जाता है।
एक तो कैली के लिए दीवानगी थी, दूसरी ये कि एक कमजोरी कैली के हाथ आ गई थी। वो कायल होकर बोला, आइडिया अच्छा है, तुम मुसलमान बीवी बनकर मेरे साथ रह सकती हो, हमारी शादी पर किसी को एतराज़ ना होगा। वो बोली, शादी से पहले एक मुआहदा होगा कि तुम कभी दूसरी शादी नहीं करोगे और सिर्फ मुझसे होने वाले बच्चे ही तुम्हारी दौलत और जायदाद के वारिस होंगे। ऐसा मुआहदा तो मेरे मुल्क के अदालती कागज़ पर हो सकेगा, हमें वहाँ जाना होगा। ये कोई मसला नहीं, हम आज शाम तक किसी भी फ़्लाइट के ज़रिए जा सकते हैं। वो राज़ी हो गया। दोनों प्लानिंग करने लगे कि आइंदा कैली राफील का इस्लामी नाम क्या होगा और हसाम उसे अपनी सोसाइटी में मुसलमानों काबरीन से किस तरह मुतारिफ कराएगा। मैं काफ़ी देर तक उनके मंसूबों से आगाह होता रहा, फिर दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। उसी हसाम बिन जैद की कोठी में हाजिर हो गया जहाँ वो इसी रात कैली के साथ आने वाला था। मैं अपने बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आया क्योंकि हसाम लंदन से फ़ोन कर रहा था। राब्ता कायम होने पर फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने रिसीवर उठाकर उसके ड्राइवर की आवाज़ में कहा, हेलो, मैं आपका हसाम बिन जैद का ड्राइवर बोल रहा हूँ, आप कौन है? उधर से हसाम ने कहा, मैं तुम्हारा आका हूँ, आज रात 8 बजे कार एयरपोर्ट पर ले आओ, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा, यस सर, कार एयरपोर्ट पर ले आऊँगा। उधर उसने रिसीवर रख दिया। मैंने भी रिसीवर रखते हुए दरवाजे की जानिब देखा। वहाँ जमीला राजी थी। मेरे करीब सोफे पर आकर बोली, मैं फ़ोन की घंटी सुनकर आई हूँ, आप आवाज़ बदल कर बोल रहे थे। हाँ, इस कोठी का मालिक हसाम आज रात यहाँ आ रहा है, उसी का फ़ोन था। वह परेशान होकर बोली, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, आप उस हसाम के भेस में हैं। कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं तुम्हें जैसी हदायत दे रहा हूँ उस पर अमल करती रहना। वो कमबख्त अपनी महबूबा कैली राफील के साथ यहाँ शादी करने आ रहा है। मैं उसे हदायत देने लगा। वो तवज्जो से सुनती रही। जो बात समझ में नहीं आती थी मुझसे बार बार पूछ लेती। फिर मैंने घड़ी देखकर कहा, 4 बजने वाले हैं। वो रईस अल कबीर सो रहा होगा या बेदार होने के बाद फिर महल के पहरेदारों से तुम्हारे मुतल्लिक पूछ रहा होगा। मैं उस शैतान का नाम सुनती हूँ तो तन बदन में आग लग जाती है। बेटी इंसान की सबसे बड़ी खूबी और कामयाबी है कि वो गुस्से में कभी ना आए, ख्वाह कैसी ही तैश दिलाने वाली बात हो। ऐसे वक्त दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश करो। पापा, ये तो बहुत मुश्किल काम है, गुस्सा तो बेख्तियार आ जाता है। बेशक गुस्सा अचानक ही आता है, लेकिन उस पर काबू पाना नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मुश्किल को तो आखिर इंसान ही आसान बनाता है। आप बहुत अच्छी बातें करते और समझाती हैं, मैं आपकी हदायत पर अमल करूंगी। मैंने रईस अल कबीर के दिमाग में झांक कर देखा। वो बेदार हो गया था और अपने बॉडीगार्ड से कह रहा था कि अभी वो सिर्फ ख्वाबगाह से निकलने के बाद महल के चोर रास्तों का मुआयना करेगा और वहाँ सख्त पहरा लगाएगा। उसका ख्याल था कि जमीला ने वो दोनों चोर रास्ते देख लिए हैं। मैंने जमीला को उसके मुतल्लिक बताया, फिर उसका ज़ाती फ़ोन नंबर मालूम किया। जमीला ने रिसीवर उठाकर वो नंबर डायल किए। राब्ता कायम होने पर बोली, मैं रईस अल कबीर से बात करना चाहती हूँ। बॉडीगार्ड ने पूछा, तुम कौन हो? मैं जो भी हूँ, जमीला राजी के मुतल्लिक कुछ कहना चाहती हूँ। बॉडीगार्ड ने कहा, अक्का, किसी औरत का फ़ोन है, आपसे जमीला राजी के बारे में बात करना चाहती है। रईस अल कबीर ने गार्ड के हाथ से रिसीवर लपक लिया। फ़ौरन उसे कान से लगाकर बोला, मैं रईस इब्ने रईस अल कबीर बोल रहा हूँ। तुम कौन हो? जमीला के मुतल्लिक क्या कहना चाहती हो? यही कि मौत का फरिश्ता मुज़क्कर होता है मगर मौत मुअन्नस होती है। जमीला ने इस फरिश्ते से यह तय कर लिया कि तुम मलकुल मौत के हाथों नहीं, मलका मौत के हाथों मरोगे। वो गुस्से से धाड़ कर बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम्हारी आवाज़ तो वही लग रही है, तुम वही हो। हाँ, ज़रूर वही हो, अब मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ। पहचान कर क्या करोगे? देखो इस वक्त मैं तुम्हारे कितने करीब हूँ, रिसीवर के ज़रिए तुम्हारे कान के अंदर घुसी हुई हूँ। तुम अभी कहाँ हो, कहाँ से बोल रही हो? पता बताऊंगी तो तुम पहुँच नहीं पाओगे, और पहुंच जाओगे तो तुम्हारा वही हशर होगा जो पिछली रात तुम्हारे दर्जनों मुसल्ला सिपाहियों और 15 कुत्तों का हुआ। क्या कुत्तों की मौत मरना चाहते हो? जमीला की बातों के दौरान रईस एक कागज़ पर गार्ड को लिखकर हदायत दे रहा था कि ये फ़ोन कहाँ से किया जा रहा है, उसे ट्रेस आउट किया जाए। गार्ड वहाँ से चला गया। रईस ने जमीला को बातों में उलझाने के लिए पूछा, तुम कल रात मेरी जान ले सकती थी, लेकिन खंजर को तकिए में घोंप कर चली गई। तुमने मेरी जान क्यों बख्श दी? एक औरत 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखती है, उसे रफ्ता रफ्ता मुकम्मल करके पैदा करती है। वही बच्चा जवान होकर औरतों की आबरू से खेलने के लिए हरम सरा कायम करता है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें 9 महीने अपने वजूद के अंदर रफ्ता रफ्ता मुकम्मल करके पैदा किया। मैं तुम्हें 9 महीने तक रफ्ता रफ्ता मारती रहूंगी। कल सिर्फ ये सबूत देकर गई कि जब चाहूँ 1000 पहरेदारी के बावजूद तुम्हारी ख्वाबगाह में आ सकती हूँ। आज फिर आऊँगी और तुम्हारे किसी हाथ की कोई उंगली काट कर ले जाऊँगी। हर रात तुम्हारे जिस्म का थोड़ा थोड़ा हिस्सा कटेगा, यूँ तुम्हारी मौत रफ्ता रफ्ता होगी। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया। रईस ने पुकारा, हेलो हेलो जमीला, हेलो। उसे जवाब नहीं मिला। उसने रिसीवर को पटक कर गार्ड को आवाज़ दी। कई गार्ड्स दौड़ते हुए आए, फिर अदब से खड़े हो गए। रईस ने पूछा, क्या एक्सचेंज वालों ने बताया? गार्ड ने कहा, नहीं आका, ऑपरेटर के पेट में अचानक दर्द शुरू हो गया था, दूसरे ऑपरेटर उसे वहां से उठाकर ले गए थे। मैं वहां पहुंचा तो आपकी गुफ्तगू खत्म हो चुकी थी। रईस अल कबीर ने गुस्से से धारते हुए कहा, तमाम ऑपरेटर्स को जूते मारकर महल से निकाल दो। आखिर वहाँ डिटेक्टिव आलात क्यों रखे गए हैं? 3 में से किसी एक ऑपरेटर को वहाँ रहना चाहिए था। जाओ यहाँ से निकल जाओ, सब चले जाओ। जमीला और उसकी गुफ्तगू के दौरान मैंने ख्याल खोने के जरिए किसी भी ऑपरेटर को डिटेक्टिव आलात इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया। रईस अल कबीर लेडी मैन किलर और लेडी आयरन रॉड को बुलाकर उन्हें बता रहा था, जमीला रात को फिर आएगी। वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता मारना चाहती है, कह रही थी कि आज मेरे किसी हाथ की एक उंगली काट कर जाएगी।
लेडी आयरन रॉड ने कहा, फिर तो वो यहाँ से वापस नहीं जा सकेगी। आज देखा जाएगा कि वो कहाँ से आती है। एक मुशीर ने कहा, मेरा मशवरा है कि आका अपनी ख्वाबगाह बदल लें। वो धोखा खाएगी। यहाँ ख्वाबगाह में आएगी तो गिरफ्तार हो जाएगी। रईस ने तायद की, बहुत उम्दा मशवरा है। आज रात में महल के किसी दूसरे कमरे में रहूंगा। फिलहाल मुसल्ला गार्ड्स का इंतजाम करो, मैं बाहर जा रहा हूँ। लेडी मैन किलर सिक्योरिटी अफसर के पास इंतजाम के लिए चली गई। लेडी आयरन रॉड ने अपने कमरे में आकर ट्रांसमीटर के जरिए डी हार्वे से कहा, मेरे पास आओ। ट्रांसमीटर ऑफ हो गया। डी हार्वे ने आकर पूछा, कोई खास मसला है? हाँ, कुछ देर पहले जमीला राजी ने रईस से फ़ोन पर बात की थी, लेकिन यह ट्रेस ना हो सका कि वो किस नंबर से बोल रही थी। जिस वक्त सुराग लगाने के लिए कहा गया उस वक्त अचानक एक ऑपरेटर बीमार हो गया। बाकी तो ऑपरेटर उसे उठाकर वहाँ से ले गए। क्या एक्सचेंज के तमाम ऑपरेटर चले गए थे? वहाँ डिटेक्टिव आलात को इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं था। वहाँ सिर्फ 3 ऑपरेटर्स की ड्यूटी थी। एक बीमार को सिर्फ एक ऑपरेटर उठाकर नहीं ले जा सकता, इसलिए दोनों उसे उठाकर ले जाने पर मजबूर थे। कैसे नहीं लगता कि किसी टेलीपैथी जानने वाले ने उसे पेट में तकलीफ महसूस कराई हो और किसी को डिटेक्टिव वाला इस्तेमाल करने का मौका ना दिया हो। ऐसा सोचा जा सकता है। अभी मेडिकल रिपोर्ट मिलेगी कि उसके पेट में वाकई तकलीफ हो रही थी या नहीं। वैसे बाकी 2 ऑपरेटर का उसके साथ जाना एक फितरी अमर है, हम उन पर शुबा नहीं कर सकते। और कोई टेलीपैथी जानने वाला बैक वक्त 3 ऑपरेटर से अपनी मर्जी के मुताबिक अमल नहीं करा सकता। तुम दुरुस्त कहती हो। बाय द वे, जमीला ने फ़ोन क्यों किया था? उसने चैलेंज किया है कि वह जब चाहे रईस अल कबीर की ख्वाबगाह में आ सकती है। पिछली रात वो ये सबूत पेश कर गई है। आइंदा वो 9 माह तक उसके जिस्म का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा हर रात को काटा करेगी। पूरे 9 माह बाद उसके जिस्म के तमाम अज़ा अलग हो जाएंगे। वही इस अरसे में तड़प तड़प कर जीता रहेगा और मरता रहेगा। उसकी ज़िंदगी 9 माह में तमाम होगी। ये तो बहुत वैश्याना और दलेराना चैलेंज है। उस लड़की के पीछे कई मजबूत हाथ होंगे, मेरा भी यही ख्याल है। वह बहुत मुनज़्ज़म होकर ऐसा चैलेंज कर रही है। फिर भी ऐसा चैलेंज तो कभी मलकिल मौत ने नहीं किया है कि वो 9 माह तक किसी को टॉर्चर करके मारेगा। वो लड़की किसी ताकत के सहारे बड़ी बातें मना रही है। डी हार्वे ने कहा, आज रात मालूम हो जाएगा कि वो अपने चैलेंज के मुताबिक कैसे आएगी और रईस पर टॉर्चर की जुर्रत कैसे करेगी। वैसे मैंने तुम्हारी इरसाल की हुई जमीला की तस्वीरें देखी हैं। उसके अंदर जाने की कोशिश की तो पता चला वह हसास दिमाग रखती है। उसने सांस रोक ली थी। तुम रईस के पास जाकर देखो क्या उस ऑपरेटर की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। वो चला गया। थोड़ी देर बाद आकर बोला, महल के डॉक्टर ने उसका मुआयना करके रिपोर्ट दिया है कि वह अल्सर का मरीज़ है। कभी कभी अचानक इस मर्ज़ का हमला उस पर होता है। लेडी आयरन रॉड ने कहा, इससे साबित हो गया कि टेलीपैथी का कोई चक्कर नहीं। आज की रात बहुत अहम है। तुम मुख्तलिफ लोगों के अंदर जाकर देखते रहो। हो सकता है कि इस महल के कुछ लोग जमीला की मदद कर रहे हों। मैं यहाँ के हर फर्द के दिमाग को टटोलता रहूँगा। रईस अल कबीर अपनी कीमती कार में बैठा शिकारगाह के सिमत जा रहा था। उसके आगे पीछे मुसल्ला गार्ड्स की गाड़ियाँ थीं। वो सोच रहा था आज रात शिकारगाह के बंगले में गुजारे। अपनी गाड़ी में बड़ी राजदारी से एक शख्स को अपनी डमी बनाकर महल वापस भेज दे। वह डमी महल पहुंचकर उसकी ख्वाबगाह में बंद रहे। महल के भी किसी फर्द से मुलाकात न करे। इस तरह जमीला भी धोखा खाकर वहाँ आएगी और गिरफ्तार हो जाएगी। उसने इस सिलसिले में अपने मुशीर से मशवरा किया। उसने कहा, यह अच्छा आइडिया है। आज आपको महल से दूर रहना चाहिए, लेकिन इस मामले में लेडी मैन किलर और लेडी आयरन रॉड को राजदार बनाना होगा। वो दोनों किसी और को आपकी ख्वाबगाह में जाने नहीं देंगी। उन्होंने शिकारगाह के बंगले में पहुंचकर टेलीफोन के जरिए दोनों लेडी से बातें की। उन्होंने भी तायद में कहा कि रईस अल कबीर को महल से दूर रहना चाहिए। रात को शिकारगाह के बंगले में वीरानी नजर आनी चाहिए। अगर वहाँ मुसल्ला गार्ड्स होंगे तो जमीला समझ लेगी कि रईस महल छोड़कर इस बंगले में पहरेदारों के दरमियान रात गुजार है। इस प्लानिंग के मुताबिक उस बंगले के आसपास से मुसल्ला गार्ड्स को हटा दिया गया, लेकिन उन्हें करीबी दरख्तों और झाड़ी में छुपकर रहने की ताकीद की गई। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए तमाम मालूमात हासिल करता जा रहा था और जमीला को बताता जा रहा था कि वो रईस अल कबीर किस तरह अपने लिए हिफाजती इंतजाम करे। जमीला ने कहा, मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ कि आप किस तरह टेलीपैथी के जरिए मेरा किया हुआ चैलेंज पूरा करेंगे, लेकिन आज उस कमबख्त के पास भी एक टेलीपैथी जानने वाला मौजूद रहेगा। तुम्हारा किया हुआ चैलेंज ज़रूर पूरा होगा। बस एक कबाहत है कि डी हार्वे को हमारी टेलीपैथी का इल्म नहीं होना चाहिए। यही जाहिर होना चाहिए कि तुमने खुद वहाँ जाकर पहला इंतकाम लिया है। ये कैसे होगा पापा? फिक्र न करो, अभी तो रात शुरू हो रही है। सुबह से पहले बहुत कुछ हो सकता है। मैंने सलमान को मुखातिब करके कहा, मालूम होता है नए सुपर मास्टर ने ट्रांसफार्मर मशीन की मुरम्मत करा ली है और नए टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए हैं। उनमें से एक का नाम डी हार्वे है। उसने कल रात रईस अल कबीर पर तनवीम अमल किया था, लेकिन मैंने हालात ऐसे पैदा किए कि वो अमल नाकाम रहा। आज रात भी वो उसके दिमाग में मौजूद रहेगा। क्या वो जानते हैं कि जमीला के साथ आप या कोई और टेलीपैथी जानने वाला है? ये अभी तक ज़ाहिर नहीं हुआ है और जब तक हमारी टेलीपैथी वाली बात छुपी रहे तो बेहतर है। सलमान ने कहा, पाकिस्तान में भी साजिद से ख्याल ख्वानी करने वाले टकरा रहे हैं। हमारा ख्याल था वो यहूदी तंजीम से ताल्लुक़ रखते होंगे। ये ख्याल गलत हो सकता है। वो भी सुपर मास्टर से ताल्लुक़ रखते होंगे। मैंने लैला की वफ़ात के बाद यहूदी तंजीम और वहाँ के हुक्काम को जैसी सज़ाएँ दी हैं, उसके पेश नज़र वो भी हमारे किसी साथी से टकराने की ज़रूरत नहीं करेंगे। मुझे यकीन है कि ट्रांसफार्मर मशीन से पैदा होने वाले हमारे मुकाबले पर आ रहे हैं। तुम इस सिलसिले में मालूमात हासिल करो। देखो कि फ़िलहाल कितने ख्याल ख्वानी करने वाले पैदा किए गए हैं।
और वो सब कहाँ, क्या करते फिर रहे हैं? फिर मैंने सोनिया सानी को मुखातिब किया। वो बोली, यस पापा, हाजिर हूँ। मैं उसे जमीला, राजी और रईस अल कबीर के मुतल्लिक तफसील से बताने लगा। डी हार्वे की मसरूफियात भी बताई। फिर उसे महल के 2-4 ऐसे अहम अफराद के दिमागों में पहुंचाया जो योगा के माहिर नहीं थे। वो बोली, मैं कोशिश करूंगी कि डी हार्वे को हमारी ख्याल ख्वानी का इल्म ना होने पाए और जमीला का किया हुआ चैलेंज पूरा हो जाए। मैंने कहा, अगर ऐसा ना हो सका तो हमारी टेलीपैथी की तरफ उनका ध्यान जाने से पहले ही तुम जमीला राजी बन जाओ। उन्हें यकीन दिलाओ कि जमीला ने टेलीपैथी का इल्म हासिल कर लिया है। उन्हें उलझाओ कि जमीला ने यह इल्म कैसे हासिल किया है। वह तमाम हदायत सुनकर चली गई। मैंने शाम ही को ड्राइवर से कह दिया था कि मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। 8 बजे वाली फ़्लाइट से मेरी एक मेहमान लंदन से आ रही है। मैं उसके इस्तकबाल के लिए वहाँ रहूँगा। वो गाड़ी लेकर एयरपोर्ट आ जाए। उस ड्राइवर ने हुक्म की तामील की। ठीक वक्त पर वहाँ गाड़ी लेकर पहुँच गया। उसने अपने आका हसाम बिन जैद को एक हसीना और सामान के साथ देखा और यही समझा कि मैं उस हसीना के इस्तकबाल के लिए पहले से वहाँ पहुँचा हुआ था। उसने तमाम सामान डिग्गी में रखा। हसाम कैली के साथ पिछली सीट पर आकर बैठ गया। फिर वो कार कोठी की तरफ चल पड़ी। मैं हसाम के अंदर था। मेरा ख्याल था वो ड्राइवर से कुछ बातें करेगा तो मैं बातों का रुख बदल दूंगा ताकि वो मेरे और जमीला के मुतल्लिक कुछ मालूम ना कर सके। लेकिन हसाम ऐसा आका था जो मुलाजमों से बहुत कम बोलता था। वो रास्ते में कैली से प्यार भरी बातें करता रहा। कार कोठी के पोर्च में रुक गई। वो दोनों कार से निकलकर कोठी के अंदर आए। हसाम ने अपने खास मुलाजिम से कहा, ये तुम्हारी होने वाली मालका है, इन्हें यहाँ के कमरे दिखाओ जो इन्हें पसंद आए, उसकी दोबारा सफाई कराओ। कैली उस मुलाजिम के साथ चलती हुई सालीशान कोठी को अंदर से देखने लगी। हसाम दूसरे मुलाजिम के साथ अपनी ख्वाबगाह में आया। फिर अंदर कदम रखते ही ठिठक गया। एक लड़की उसकी तरफ पुश्त किए सिंगार मेज के सामने खड़ी हुई थी। उसने ज़रा और आगे बढ़कर देखा। सिंगार मेज के सामने उसे अपनी बेटी डिलाइला का अक्स नजर आया। ये एक नामुमकिन सी बात थी। कुछ हैरानी और कुछ परेशानी के बायस उसके हाथ से ब्रीफकेस छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। उसने हैरानी से सख्त लहजे में पूछा, कौन हो तुम? मुलाजिम सामान रखकर पहले ही जा चुका था। जमीला ने सिंगार मेज की तरफ से पलटकर हसाम को देखा। फिर पूछा, पापा आप बेटी से पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ? वो शदीद हैरानी से एक कदम पीछे हटकर बोला, नहीं, तुम डिलाइला नहीं हो, वो मर चुकी है। क्या बेटी की आखिरी रसूमात में शरीक हुए थे? क्या आपने मुझे दफन होते देखा था? क्या बता सकते हैं कि लंदन के किस कब्रिस्तान में मेरी कब्र है? नहीं, मैं यह सब कुछ नहीं जानता, लेकिन अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट तो मैं मुर्दा साबित कर देगी। जब मैं जिंदा हूं तो दुनिया की कोई रिपोर्ट मुझे मुर्दा कैसे कहेगी? तुम कोई फ्रॉड हो, बहरूपिया हो। क्या बेटी बनकर दौलत हासिल करने आई हो? मैंने अस्पताल में कहा था मुझे गोली मार दें। एक बार डॉक्टरों ने बचा लिया था, लेकिन मैं आपकी गोली से मरना चाहती हूँ। आपने मेरी बात नहीं मानी, मुझे अस्पताल में गोली नहीं मारी। आप मुझे जिंदा छोड़कर कह रहे हैं कि मैं मर चुकी हूँ। नो पापा, नेवर। मैं सिर्फ आपके हाथों से मरूंगी। आप अस्पताल में खौफजदा थे इसलिए घर आ गई हूँ। यहाँ आप आसानी से मुझे गोली मार सकते हैं। अस्पताल की तन्हाई में बाप बेटी के दरमियान जो बातें हुई थी वो सारी बातें सुना रही थी। साबित कर रही थी कि जिंदा और अगर मरेगी तो सिर्फ बाप के हाथों से। वो उसे घूर कर देख रहा था। वो सर से पांव तक डिलाइला थी। उसकी अपनी बेटी थी, मगर एक कानूनी बेटी नहीं थी, इसलिए कमतर थी या तौहीन का सबब बन सकती थी। उसने झुककर कालीन पर पड़े हुए ब्रीफकेस को खोला। फिर उसमें से रिवॉल्वर निकालकर बोला, चूंकि तुम मेरी हाथों मारने आई हो इसलिए तुम्हें डिलाइला तस्लीम करता हूँ। मुझे अस्पताल से तुम्हारी मौत की गलत रिपोर्ट मिली थी। बहरहाल मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। कैसे पूरी करेंगे? फायरिंग की आवाज़ दूर तक जाएगी। रिवॉल्वर में साइलेंसर लगा लें, क्योंकि वो औरत किसी करीबी कमरे में है जो एक वीडियो कैसेट के जरिए आपको ब्लैकमेल कर रही है। वो मेरे कत्ल होने और आपके कातिल होने की चशमदीद गवाह बन जाएगी। रिवॉल्वर पर हसाम की गिरफ्त ढीली पड़ गई। जमीला ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं जिंदा रहूंगी तो वो वीडियो कैसेट आपको मेरा कातिल साबित नहीं कर सकेगी। जिसे आप दुल्हन बनाने लाए हैं उसके हाथ में आपकी कोई कमजोरी नहीं रहेगी। तुम कैली के मुतल्लिक क्या जानती हो? अभी तो इतना जानती हो कि आप मुझे गोली मारेंगे तो वो औरत तमाम उम्र ब्लैकमेलिंग से आपको मारती रहेगी। ये बात तो वो जानता था कि कैली उसकी कमजोरी से ज़िंदगी भर खेलती रहेगी, लेकिन हवस गालिब थी। उसका हुस्न व शबाब और नाजोदा उसे खींचती रहती थी। वह हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। लेकिन निगाहों के सामने बेटी ने जिंदा होकर यह समझा दिया था कि अब वो कैली से किसी भी मामले में मरूब और महकूम नहीं रहेगा। वह थके हुए अंदाज में एक सोफ़ा पर बैठ गया। जमीला ने दरवाज़ा अंदर से बंद करते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि कैली मुझे यहाँ देखे। पहले आप इस कशमकश से निकलें कि महकूम बनाने वाली बीवी चाहिए या हाकिम बनाने वाली बेटी। वो दोनों हाथों से सर थाम कर बोला, प्लीज़ मुझे तन्हा छोड़ दो, मुझे सोचने का मौका दो। अच्छी बात है, अब तन्हाई में अपने हालात पर गौर करें। जब भी मेरी ज़रूरत हो मुझे बुला लें। वो दरवाज़ा खुलकर बाहर आ गई और कोठी के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरने लगी। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए कोडवर्ड्स अदा करके उसे बताया कि कैली राफिल फलां कमरे में है। जमीला सीधी वहाँ पहुंची। फिर उसने दस्तक दी। अंदर से कैली की आवाज़ आई, आ जाओ। वह दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। कैली आराम से बिस्तर पर फैलकर लेटी हुई सफ़र की थकन दूर कर रही थी। पहले तो उसने जमीला पर यूं ही से एक नज़र डाली, फिर दूसरी बार चौंक कर देखा, हड़बड़ा कर बैठ गई। घबरा कर बोली, कौन हो तुम? ताज्जुब है, पहचान कर भी पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? वो परेशान होकर बोली, नहीं, तुम डिलाइला नहीं हो सकती, वो मर चुकी है। क्या तुमने मुझे मरते हुए ताबूत में जाते हुए देखा था? क्या तुम किसी अस्पताल से मेरी मौत का सर्टिफिकेट ला सकती हो? नहीं, मगर मेरे पास जो वीडियो कैसेट है उसमें साफ साफ तौर से साबित होता है कि
वो बात काट कर बोली कि मेरे बाप ने मुझे गोली मारी और मैं अस्पताल पहुंच गई, फिर भी जिंदा हूँ और ये बयान दे सकती हूँ कि मेरे बाप ने मुझ पर गोली नहीं चलाई थी। वीडियो कैसेट सरासर फ्रॉड है। तुम बाप को बचाने के लिए ऐसा कह रही हो। उसने तुम पर कातिलाना हमला किया था, ये वीडियो फिल्म से साबित होता है। तुम सलमा ज़ियाद के पासपोर्ट पर यहाँ आई हो और बज़ाहिर मुसलमान बनकर मेरे बाप से शादी करना चाहती हो। मैं साबित कर दूंगी कि तुम्हारा नाम कैली राफील है और तुम कट्टर यहूदी हो। वो परेशान होकर बोली, तो मेरे बारे में और क्या जानती हो? क्या इतना ही जानना काफ़ी नहीं कि तुम पैदाइशी यहूदी हो? लेकिन यहाँ की मुसलमान काबरीन को धोखा देने और मेरे बाप से शादी करने के लिए सलमा ज़ियाद के फ़र्जी नाम से और फ़र्जी पासपोर्ट से आई हो। वो बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई, उसके करीब आकर बोली, हमारी जासूसों की इतला गलत नहीं हो सकती। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक डिलाइला मर चुकी है। सच बताओ, तुम कौन हो? सच वही होता है जो नज़रों के सामने होता है। अगर तुम मुझे फ्रॉड साबित करने की कोशिश करोगी तो मैं भी तुम्हारा फ्रॉड साबित कर दूंगी। ये मंसूबा नाकाम होगा कि तुम एक मुसलमान से यहूदी बच्चे पैदा करो और यहाँ की ज़मीन ने यहूदी कौम के नाम कर दो। क्या तुम इस मुसलमान बाप से हमदर्दी करोगी जो तुम्हारी जान लेना चाहता था और शायद अब भी तुम्हें बेटी तस्लीम नहीं कर रहा? क्या वो तुम्हें कबूल करे? नहीं, मैं गैर कानूनी औलाद हूँ। मेरा बाप मुझे बेटी कहने में अपनी इंसल्ट समझता है। ये मुसलमान बहुत खुदगर्ज होती हैं। उसने तुम्हें जिल्लत की ज़िंदगी गुजारने के लिए छोड़ दिया है। ऐसे बाप के लिए जज्बाती ना बनो। मैं यहूदी हूँ, तुम ईसाई हो। हम दोनों मिलकर उसका सब कुछ उससे छीन लेंगे। लूटने और छीनने वाले दो हों तो माल आधा आधा तकसीम होता है। तो मेरे बाप से औलाद पैदा करके उन बच्चों के नाम तमाम ज़मीन जायदाद लिखवाओगी और मैं भी उस बाप की औलाद हूँ, लिहाजा आधी ज़मीन और जायदाद मेरे नाम लिखवा दो। इसके बाद मुसलमान कहलाकर मेरे बाप से शादी कर लो। कैली उसे घूर कर देख रही थी, फिर बोली, मैं भी हसाम की ज़मीनें तुम्हारे नाम नहीं लिखवा सकूंगी, मगर इसराइली हुकूमत से उन ज़मीनों की आधी कीमत दिला सकती हूँ। इसराइली हुकूमत के लिए यहाँ की ज़मीनें अहम हैं। तुम बताओ, डॉलर्स या पाउंड क्या लोगी? मुझे सोचना होगा कि यहाँ की ज़मीनें अहम हैं या नकद रकम। मैं जा रही हूँ, बाद में सोच कर आऊँगी। वह दरवाज़ा खोलकर कमरे से चली गई। उसके जाते ही कैली ने दरवाजे को अंदर से बंद किया। उसके ख्यालात बता रहे थे कि यहूदी जासूस महल के करीब हैं। कैली पर कोई मुसीबत आएगी तो वो फ़ौरन उसकी मदद को पहुँच जाएंगे। उसने अपना सूटकेस खोलकर एक ट्रांसमीटर निकाला, फिर उनमें से किसी एक से रब्ता किया। वो उन्हें बताना चाहती थी कि लंदन वाले जासूस ने धोखा खाया है और डिलाइला की मौत की गलत रिपोर्ट पेश की है। वो जिंदा और हसाम की कोठी में मौजूद है। हसाम की आधी ज़मीनें हासिल करने के चक्कर में है। अगर वो जिंदा रहेगी तो बड़े मसाइल पैदा करेगी। उस वीडियो कैसेट को हसाम की कमज़ोरी बनाकर नहीं रखा जा सकेगा, लिहाजा डिलाइला की मौत लाजमी है। हो सके तो आज ही रात उसे वहाँ से अगवा करके कत्ल कर दो और लाश छुपा दो। लेकिन वो ये सब कुछ ना कह सकी। उसने मेरी मर्ज़ी के मुताबिक कहा, मैं कैली बोल रही हूँ, हसाम की कोठी में खैरियत से हूँ। कल सुबह उससे कोर्ट पेपर पर मुआहदा करूँगी कि हसाम बिन जैद कभी दूसरी शादी नहीं करेगा और मुझसे पैदा होने वाले बच्चे उसकी तमाम जायदाद के मालिक होंगे। दूसरी तरफ से कहा गया, हम तुम्हारी कॉल का इंतज़ार कर रहे थे, कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे फ़ौरन रब्ता करो। कैली की सोच ने बताया कि दूसरी तरफ से बोलने वाला योगा का माहिर है, शराब भी नहीं पीता, वहाँ एक पक्का मुसलमान बनकर रहता है। कैली ने मेरी मर्ज़ी के मुताबिक पूछा, अगर मैं तुमसे मिलना चाहूँ तो कहाँ मुलाकात हो सकती है? तुम मुझसे मुलाकात नहीं कर सकोगी, यहाँ पर्दे का रवाज है। मुसलमान औरतें किसी गैर से मुलाकात करने कहीं नहीं जाती हैं। तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, राब्ते के लिए ट्रांसमीटर काफ़ी है। काफ़ी नहीं है, अब इसमें खराबी पैदा हो गई थी। मैं इसे दुरुस्त करके बोल रही हूँ। किसी मुसीबत के वक्त कहाँ मिल सकती हूँ? बाय द वे, तुम मुझसे कतरा रहे हो? मेरी मालूमात के मुताबिक मुस्लिम ममालिक के लोग अब बड़े मॉडर्न हो गए हैं। यहाँ बेशुमार होटल और तफरीह गाहें हैं। मुकामी और गैर मुकामी औरतें आज़ादी से घूमती हैं। ये सच है कि मैं सिर्फ तुमसे ही नहीं, यहाँ रहने वाले अपने तमाम यहूदी सुराग रसानों से कभी मुलाकात नहीं करता हूँ। उन सब का गुमनाम और नादीदा लीडर बनकर उनकी रहनुमाई करता हूँ। इसी तरह तुम्हारे काम आता रहूँगा। क्या ट्रांसमीटर से रब्ता ना हो सके तो मैं किसी मुसीबत में मारी जाऊँ? ऐसी बात नहीं है। मैं दो अफराद के नाम और पते बता रहा हूँ। तुम उनके पास जाकर अपना नाम और कोड वर्ड्स बयान करोगी तो वो हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे मामलात मुझ तक पहुँचाएंगे। उसने रब्ता ख़त्म कर दिया। मैंने कैली को गायब दिमाग बनाया हुआ था। वो नहीं जानती थी कि क्या कह रही है। फिर मैंने उसके हाथों से ट्रांसमीटर में कुछ खराबियाँ पैदा कर दी। जब उसके दिमाग को ज़रा ढील दी तो वो ट्रांसमीटर को ऑपरेट करने लगी। बार बार कोशिश करने से पता चला कि उसमें कुछ खराबी पैदा हो गई है। वो उसकी मुरम्मत करना नहीं जानती थी। उसने गुस्से से उसे बिस्तर पर पटक दिया। वो जिस लीडर से बात कर चुकी थी वो इतना मोहतात था कि अपनी रिहाइशगाह का फ़ोन नंबर भी अपने साथियों को नहीं बताता था। अब वो अपने लीडर या किसी दूसरे यहूदी साथी से रब्ता नहीं कर सकती थी और ना ही किसी का पता ठिकाना जानती थी। उसने अब तक गायब दिमाग रहकर जो बातें की थी उनसे बिल्कुल बेखबर थी। मैं इस कोठी में छुपा हुआ था और अब कैली से मिलना चाहता था। मैंने उसे सोचने पर मजबूर किया तो वो सोचने लगी। अपने लीडर या किसी यहूदी साथी से मिलने का एक तरीका ये है कि मैं हसाम के साथ इस शहर की तफरीह गाहों में जाऊँ। हमारा कोई यहूदी जासूस हसाम के साथ मुझे देखकर अंदाज़ा कर लेगा कि मैं ही कैली राफील हूँ। वो मुझे कोड वर्ड्स के ज़रिए पहचान लेगा। मुझे आज ही रात को डिलाइला के अगवा और उसकी मौत का बंदोबस्त करना चाहिए। उसे ऐसा सोचने पर मजबूर करके मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उसने चौंक कर पूछा, कौन है? मैं हूँ हसाम, दरवाज़ा खोलो।
वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बोली, मैं अभी तुम्हारे पास आने वाली थी, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मैं खुली फिजा में कोठी से बाहर जाना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे यही कहने आया हूँ, हम ज़रा बाहर तफरीह करके आएंगे। वो बातों के दौरान मुझे देख रही थी और सोच रही थी कि मुझे यानी हसाम को यहाँ डिलाला की मौजूदगी का इल्म है या नहीं। अगर इल्म नहीं होगा तो उसे चुपचाप ठिकाने लगा दिया जाएगा, और अगर डिलाला ने बाप से भी मुलाकात की होगी तो मैं बेटी का जिक्र उससे ज़रूर करूँगी। चूँकि वह अनजान बनी हुई थी इसलिए मैं भी अनजान रहा। मेरे पास एक बैग था, उसमें रेडीमेड मेकअप का सामान था। मैं आईने के सामने अपना हुलिया बदलने लगा। उसने पूछा, ये क्या कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, मैं कभी कभी हुलिया बदल कर कोठी से बाहर जाता हूँ, इस तरह मुलाजमीन समझते हैं कि मैं कोठी में मौजूद हूँ। मेरी मौजूदगी के खौफ से वह तमाम रात जाग कर ड्यूटी पर चाको चौबंद रहती हैं। मैंने हुलिया बदल कर इंटरकॉम के जरिए गेट की चौकीदार और गार्ड से कहा, मेरी मेहमान खातून अभी बाहर जा रही हैं, उनके लिए गेट खोल दो। मैं ये हुक्म देकर कैली के साथ पोर्च में आया। उससे बोला, मैं किसी की नज़रों में आना नहीं चाहता, इसलिए तुम ड्राइव करो। हम दोनों अगली सीट पर आए। मैं सीट के नीचे दुबक गया। वो ड्राइव करते हुए खुले फाटक से गुजरकर बाहर मेन रोड पर आ गई। मैं उठकर आराम से सीट पर बैठ गया। वो बोली, जब मुलाजमों से छुपना ही था तो हुलिया बदलने की क्या ज़रूरत थी? मुझे सिर्फ मुलाजमों से ही नहीं, दूसरों से भी छुपना है। मैंने तुम्हें कोठी में नहीं बताया, अब बता रहा हूँ कि डिलाइला मेरी बेटी जिंदा है। क्या तुम यकीन करोगी? वो बोली, ओ गॉड, यही बात मैं तुमसे कहने वाली थी, वो जिंदा है, मेरे कमरे में आई थी। मैंने कहा, वो अभी कहीं बाहर गई है, इसलिए मैंने हुलिया बदला है। वो कहीं नजर आएगी और मैं इस हुलिया में उसे कत्ल करूंगा तो मुझ पर यानी हसाम बिन ज़ैद पर कत्ल का इल्ज़ाम नहीं आएगा। वो खुश होकर बोली, तुमने बड़ी अच्छी तदबीर सोची है, उसे ख़त्म करना होगा, वरना वो हमारी शादी नहीं होने देगी। फिक्र न करो, हम अभी शहर में कहीं ना कहीं उसे तलाश कर लेंगे। मैं उसे थोड़ी देर शहर में घुमाता रहा, फिर एक 5 स्टार होटल में ले आया। वहाँ बड़ी रौनक थी। रईसजादे और रईसजादियाँ नजर आ रही थी। एक रईसजादी लिफ्ट की तरफ जा रही थी। मैंने कैली के दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे सोचने पर मजबूर किया कि लिफ्ट की तरफ जाने वाली डिलाइला है। कैली ने जल्दी से मेरे बाजू को झिंझोड़ कर कहा, शाम वो देखो, डिलाइला उधर है। मैंने इधर उधर देखते हुए पूछा, कहाँ है? उस वक्त तक वो रईसजादी लिफ्ट के अंदर चली गई थी। उस लिफ्ट में और भी लोग थे। कैली मुझे खींचकर उधर ले जाने लगी, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले ही दरवाज़ा बंद हो गया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। हम दरवाजे के ऊपर जलते बुझते नंबरों को देखने लगे। लिफ्ट हर मंजिल पर रुकती जा रही थी, हत्ता कि वो 7वीं मंजिल तक चली गई। मैंने कैली से पूछा, तुमने जिसे देखा क्या वो सचमुच डिलाइला थी? बेशक, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो ऊपर किसी मंजिल पर गई है, शायद वो इसी होटल में काम कर रही है। मैंने अपने मुलाजमों से पूछा था। उनके बयान के मुताबिक वो आज पहली बार हमारी कोठी में आई थी और हमें दहशत ज़दा कर गई है। कैली ने काउंटर पर आकर मालूम किया कि वहाँ कोई डिलाइला नाम की कोई लड़की काम करती है। रजिस्टर में ऐसा कोई नाम नहीं था। मैंने कहा, कल से सोचो, वो हमारी शादी रोकने और हम दोनों के लिए ना जाने कैसे कैसे मसाइल पैदा करने आई है, इसलिए यहाँ असल नाम से नहीं फर्जी नाम से क्याम करेगी। वो बोली, हमें मालूम करना चाहिए कि वो किस कमरे में क्याम कर रही है। हम हर मंजिल के कमरे में जाकर ना दस्तक दे सकते हैं और ना ही उसके मुतालिक किसी से पूछ सकते हैं। इसका तरीका यह है कि हम भी यहाँ एक कमरा किराए पर हासिल कर लें, रात यहाँ गुजारें, सुबह तक हम उसके मुतालिक बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं और मौका मिले तो उसे कत्ल कर सकते हैं। वो तायद में सर हिलाकर बोली, ठीक है, तुम कमरा हासिल करो। मैंने कहा, तुम अपने नाम से कमरा लो, मैंने भेस बदल रखा है, हो सकता है किसी मजबूरी से फिर भेस बदलना पड़े। उसने अपने नाम से कमरा हासिल किया। हम उस कमरे में आ गए। वो बोली, आप बताओ, उसे कैसे तलाश किया जाए? मैंने कहा, यहाँ रात 1 बजे तक वैरायटी प्रोग्राम होते हैं, डिलाइला ज़रूर वो प्रोग्राम देखने आएगी। मैंने उसके अंदर ये सोच पैदा की कि वो थकी हुई है, उसे गुस्ल करना चाहिए। वही सोच के मुताबिक बाथरूम में चली गई। उसके लीडर ने अपने 2 यहूदी जासूसों के नाम, पते और फ़ोन नंबर उसे बताए थे ताकि वो मुसीबत के वक्त उनसे मदद हासिल कर सके। मैंने रिसीवर उठाकर एक शख्स के नंबर डायल किए। राब्ता होने पर आवाज़ बदल कर पूछा, क्या अरसलान साहब मौजूद हैं? उस यहूदी शख्स ने जवाब दिया, यहाँ कोई अरसलान नहीं है, आपने गलत नंबर डायल किया है। मैं रिसीवर रखकर उस शख्स के दिमाग में पहुंच गया। उसका नाम जोसेफ था। वो एक मुसलमान यूसुफ बनकर वहाँ रहता था। उसके दूसरे साथी जेकब ने याकूब का नाम इख्तियार करके इस इलाके में रिहाइश इख्तियार कर रखी थी। याकूब वहाँ से निकलने वाले तेल की रिफाइनरी प्रोजेक्ट में इंजीनियर था। उसके मातहत काम करने वालों में कुछ यहूदी थे। वो उनका खालिश पेट्रोल ज़ेर ज़मीन पाइप के जरिए एक पड़ोसी मुल्क में पहुँचाते थे। इस तरह तेल की आधी से ज़्यादा दौलत पर हाथ साफ कर रहे थे। इस शहर में तकरीबन 12 यहूदी थे और वह अपने एक लीडर के मंसूबों पर अमल किया करते थे। मैं जोसेफ के दिमाग से मालूमात हासिल कर रहा था। फिर मैंने उसका जेकब से रब्ता कराया। इस तरह एक के बाद एक दिमाग में पहुंचता हुआ उन 12 यहूदियों के नाम, पते और फ़ोन नंबर मालूम कर लिए। उनमें से कोई मुसलमान, कोई ईसाई और अमरीकी माहिर बना हुआ था। दूसरे जो लालची अमरीकी माहिरीन थे उन्हें भी दोस्त बना लिया गया था। वह तमाम माहिरीन तेल निकाल कर उसे रिफाइन करते थे और ज़ेर ज़मीन पाइपलाइन बिछाकर उसे इस मुल्क के दूसरे शहर के एक मुकाम तक पहुँचाते थे। चूँकि अहम काम करने वाले अमरीकी या इसराइली माहिरीन थे, इसलिए कोई ये न जान सका कि ज़ेर ज़मीन बिछाई जाने वाली पाइपलाइनों का एक हिस्सा स्मगलिंग के लिए पड़ोसी मुल्क तक पहुँचाया गया है। वो पड़ोसी मुल्क भी मुसलमानों का था, लेकिन उस मुल्क का सरबराह इसराइली हुकूमत के ज़ेर असर था। बज़ाहिर यहूदियों के खिलाफ था, लेकिन दर पर्दा कई मामलात में इसराइली हुकूमत से ताल्लुकात थे।
वो जानता था कि पड़ोसी इस्लामी मुल्क से तेल की चोरी कराई जाती है, लेकिन अनजान बनकर अपनी ज़ुबान बंद रखता था। इस मुनाफ़क़त से ज़ाहिर था कि इस्लामी ममालिक एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात रखने के बावजूद अमेरिका और इसराइल के हाथों में कठपुतलियाँ बने रहती हैं और बड़ी ताकतों से सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ और मुफादात को अहमियत देती हैं।